हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? अकाउंट समझ में आ रहा है, विश्वास है मुझे, आपके चेहरे से मुझे दिख रहा है। सर आप झूठ बोले, छींक आ गए। ना ना ना, ये छींक वो नहीं है, मुझे विश्वास है आप पे। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर में आपको एसेट्स और एक्सपेंस के बारे में समझाया था। आज हमारी इस बेसिक अकाउंटिंग टर्म में लास्ट क्लास है, जहां पे मुझे 3 वर्ड पे आपको बहुत कमांड कराना है। उसमें एक वर्ड है मेरे बच्चे रेवेन्यू, एक वर्ड है आपका रेवेन्यू, एक वर्ड आपका, आप इसको लिख के छोड़ देना, आगे नहीं लिखना, मैं लिखूंगा। इसके बाद दूसरा वर्ड आपका यहाँ पे कैपिटल का है, कैपिटल का, और तीसरा वर्ड यहाँ पे आपका लायबिलिटी का है। सर ये वर्ड आपने पहले समझाया तो है? हाँ बच्चे, हाँ समझाया है, लेकिन आज की क्लास में जो मैंने आपको बुलाया है ना, आज की क्लास जो हम लोग कर रहे हैं, इनकी और गहराई में जाने के लिए, हमें और गहराई में जानना है, ताकि जब हम थोड़े बड़े हो जाएं तो अकाउंट्स हमें कहीं पे भी किसी तरीके से परेशान ना करे। मोटिव ये है बच्चे, आप याद करो, रेवेन्यू मतलब जब हम बात करेंगे तो एक्चुअली मैं बात करना चाहता हूं यहाँ पे रेवेन्यू रिसिट्स का। रेवेन्यू रिसिट्स जिसको हमने क्या कहा था जी, रेवेन्यू कहा था आपका, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस को माइनस करके हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो एक्चुअली में रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू रिसिट्स की बात कर रहे हैं। देखो रेवेन्यू, मैं ना एक काम करूंगा, मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता। एक्चुअली जब मैं इस वर्ड को यूज करता हूं ना, तो मुझे लगता नहीं कि मैं और आप एक हैं, लगता है कि हम बहुत दूर बैठे हुए हैं और पता नहीं कौन सी बातें पढ़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, मैं ना अब से आपको समझाने के लिए रेवेन्यू को इनकम बोलना शुरू कर दूंगा। इनकम, आप इनकम का मतलब प्रॉफिट मत समझ लेना। रेवेन्यू मतलब इनकम, जो जैसे गुड्स सेल किया तो हमें रेवेन्यू यानी कि इनकम हो गया। मैंने आपको पढ़ाया जी, तो फीस जो कमाया वो मेरा इनकम हो गया। रेवेन्यू को मैं यहाँ पे इनकम बोलूंगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। रिपीट कर रहा हूँ, अकाउंट्स में जब हम आते हैं इन डेप्थ, तो इनकम का मतलब प्रॉफिट होता है, जो हम पहले आपको बता चुके हैं, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। आज कभी कभी अगर बीच में मैं इनकम अगर बोल दूं, तो आप ये नहीं कहना कि मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? अब सुनो ध्यान से, रेवेन्यू यानी कि इनकम। हम अपने बिजनेस में कभी भी रेवेन्यू कब ट्रीट करते हैं किसी आइटम को? तो मेरे बच्चे, रेवेन्यू को आपको यहां पे क्या होगा समझने के लिए, आपको देखना होगा कि बिजनेस किस चीज में चल रहा है। बिजनेस जो आपका है वो गुड्स में है या फिर सर्विसेज में है। अब देखो, एक आदमी जो कार बनाता है, एक आदमी जो आपका मार्कर बनाता है, एक आदमी जो आपका एसी बनाता है, मेरे बच्चे वो गुड्स में डील कर रहा है। लेकिन बात अगर आप मेरी करोगे ना, तो मैं सर्विसेज में डील कर रहा हूं, मैं सर्विस आपको दे रहा हूं। अगर बात करोगे यहाँ पे अगर बैंक वाले का, तो बैंक वाला आपको सर्विस देता है। एक जो एजेंट है जो प्रॉपर्टी आपको रेंट पे देता है, वो भी एक सर्विस पे डील कर रहा है मेरे बच्चे। तो हमें देखना है कि जो रेवेन्यू है वो गुड्स में कैसे माना जाएगा और सर्विसेज में कैसे माना जाएगा। तो मैंने आपको बताया, गुड्स के केस में लिखिए मेरे साथ आपका, इफ गुड्स हैव बीन सोल्ड, इफ गुड्स हैव बीन सोल्ड, अगर आप गुड्स को बेच चुके हैं, इफ गुड्स हैव बीन सोल्ड, इट मीन्स इसका मतलब है, कॉमा देके लिखेंगे यहाँ पे, ये कॉमा है, इफ गुड्स हैव बीन सोल्ड, इट मीन्स रेवेन्यू हैज बीन अर्न्ड। इसका मतलब कि रेवेन्यू आपका हो चुका है, रेवेन्यू हो चुका है। कहते हैं कि इट डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता, इट डज नॉट मैटर वेदर, WHETHER, वेदर कैश हैज बीन रिसीव्ड और नॉट, कैश हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। मेरे बच्चे, हमारा अकाउंट्स कहता है कि अगर आपने गुड्स को बेच दिया कस्टमर को, चाहे वो सेल आपका कैश पे हो, चाहे वो सेल क्रेडिट पे हो, मतलब पैसा आप रिसीव कर चुके हैं या पैसा रिसीव नहीं किए हैं, हम यहाँ पे रेवेन्यू गुड्स से हम आपका एज्यूम कर लेंगे, मतलब हम मान लेंगे कि मेरा रेवेन्यू हो चुका है। पर बच्चे, अकाउंट्स कहता है कि अकाउंट्स जो है ना,
काम करता है, एक नया वर्ड आपको दे रहा हूं, एक्रूअल बेसिस पे। क्या वर्ड दिया हमने जी? एक्रूअल बेसिस। देखो हम लिख रहे हैं, आप नहीं लिख रहे इस वर्ड को, आप नहीं लिखना, एक्रूअल बेसिस। सर एक्रूअल का मतलब क्या होता है? ड्यू बेसिस, ड्यू बेसिस। ये बातें मैं थ्योरी में आपको अलग से बताऊंगा। ड्यू बेसिस का मतलब होता है बच्चे कि अगर मैं एक साल में हम बात करें कि हमारा रेवेन्यू कितना हुआ, तो मेरे बच्चे अगर मान लो मैंने इतने सारे गुड्स को बेच दिया है कैश पे और इनको मैंने सेल किया है ऑन क्रेडिट पे, तो जो कैश पे बेचा और जो क्रेडिट में बेचा दोनों मेरा सेल्स होगा, दोनों मेरा रेवेन्यू होगा, क्योंकि हमारा अकाउंट जो है वो काम करता आपका एक्रूअल यानी कि ड्यू बेसिस पे। जो ड्यू हो गया मतलब अगर पैसा रिसीव करने का आपके पास राइट भी अगर आ गया ना, अगर राइट भी आपके पास आ गया तो आप सेल मान लोगे, ऐसा हमारा अकाउंट्स कहता है। तो रिपीट करता हूं, चाहे आपने पैसा रिसीव किया हो चाहे पैसा रिसीव नहीं किया हो, अगर आपने गुड्स को सेल कर दिया इसका मतलब क्या कि आपका रेवेन्यू मान लेना है। सर अगर मान लो हमने रेवेन्यू मान लिया और सर मान लो कि बाद में पैसा नहीं आया तो फिर क्या होगा? सर कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो हम उसको दिखा देंगे बैड डेट्स। बताया था मैंने आपको टर्म्स के अंदर में कि अगर मान लो मैंने सेल मान लिया और सेल मानने के बाद मान लो बाद में पैसा नहीं मिला तो हम दिखा देंगे बैड डेट्स कि पैसा डूब गया। लेकिन सेल्स आपको उसी वर्ष में मानना है जिस वर्ष में आपने गुड्स बेचा है। अब मैं सर्विसेज पे आता हूं। सर्विसेज पे देखो जरा, यहां पे कहते हैं कि इफ अगर सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड, इफ सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड, अगर मैं सर्विसेज को रेंडर कर चुका हूं, इफ सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड, मैं सर्विसेज दे चुका हूं, कहते हैं कि इट मीन्स, इसका मतलब है इट मीन्स इनकम हैज बीन अर्न्ड, इनकम हैज बीन अर्न्ड। मेरे बच्चे अगर मैं सर्विसेज आपको दे चुका, अगर मैंने आपको पढ़ा दिया, अगर मैंने आपको पढ़ा दिया तो अकाउंट्स कहता है कि जिस वर्ष में आपने बच्चे को पढ़ाया उस वर्ष में आप अपना इनकम मान लो। तो हमने क्या बोला जी? अगर सर्विसेज रेंडर हो चुका ना बच्चे, इसका मतलब मेरा इनकम हो चुका है। फिर लिखता है यहां पे इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता, इट डज नॉट मैटर वेदर it does not matter whether cash has been received or not, cash has been received or not, मतलब पैसा रिसीव हुआ या पैसा रिसीव नहीं हुआ, आप हर एक केस में आप उसको इनकम बोलेंगे। और याद कीजिए जब मैंने आपको रेवेन्यू रिसीट्स को समझाया था तो वहां कहा था कि रिसीव्ड और रिसीवेबल। आप याद कीजिए, मेरी शायद दूसरी क्लास में बात या तीसरी क्लास में हुई थी कि पैसा रिसीव हो चुका या रिसीवेबल है, फर्क नहीं पड़ता, इनकम हमारा हो चुका है। आइए मैं इन बातों को आपको फिर से समझाता हूं ध्यान से। आप एक काम करना, अभी इन वर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले हम इन चीजों को ध्यान से समझते हैं, देखो मैं क्या बताऊंगा, देखो मैं क्या बोलूंगा। आप एक काम करो, यहां पे लिखो मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो ना। आज हम बहुत इन डेप्थ जाना चाहते हैं, आज तो इनको हम इस तरीके से समझना चाहते हैं कि बस हम रह जाएं और सिर्फ हम रह जाएं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो। मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे आपके साथ 2018 का। मान लो ये 1 जनवरी आपका 2018 है और ये आपका 31 दिसंबर 2018, ये पूरा का पूरा मेरा करंट ईयर आपका है। ये मेरा एक वर्ष है जिस वर्ष की अकाउंटिंग कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं दोबारा आपको बता दूं कि अकाउंट्स में जो अकाउंटिंग होता है, आप जो रिकॉर्डिंग्स करते हो, वो रिकॉर्डिंग में हम लोग एक बार में एक वर्ष की बातें करते हैं। एक वर्ष में कितने रेवेन्यू हुआ, एक वर्ष में कितना आपका एक्सपेंस हुआ, एक वर्ष में हमने कितना प्रॉफिट कमाया। तो हम लोग जो बात करते हैं ना बच्चे, वो एक वर्ष का करते हैं। एक कॉन्सेप्ट आएगा पीरियोडिसिटी। मेरे बच्चे अकाउंट्स में एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत कहता है कि भैया आप जितनी अकाउंटिंग करोगे ना, एक बार में एक वर्ष का काम करो, एक वर्ष से ज्यादा करें, अगले वर्ष की बात हम अगले वर्ष कर लेंगे, इस साल की बातें बताओ। तो पीरियोडिसिटी एक नया वर्ड मैंने दिया, बट आपको दिमाग अभी लाइट रखना है। पीरियोडिसिटी सिर्फ इतना कहता है भैया एक साल में आप क्या करें, एक बार में सिर्फ एक साल का काउंटिंग मुझे समझाएं, हम वही काम कर रहे हैं। ये मेरा करंट ईयर है मेरे बच्चे। मैंने क्या किया, मान लो मैं गुड्स में डील करता हूं, मेरा काम क्या है, गुड्स में डील करना आपका है। और मैंने क्या किया जी, राम को श्याम को, लिखिए मेरे साथ, मोहन को, राम को, श्याम को, मोहन को, एक्स को और वाई को, 5 लोगों को मैंने गुड्स बेचा। हमने कहा जी इन 5 लोगों को गुड्स हमने सोल्ड किया है,
गुड्स हमने सोल्ड किया है आपका ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग 2018 जो हमारा करंट ईयर है, इस 2018 में मेरे बच्चे हमने 5 लोगों को बेचा। कहता है कि इनको जो सेल किया वो 30,000 का, इनको 30 का, इनको जो सेल किया 40,000 का, इनको सेल किया 60,000 का, इनको सेल किया मान लो 25,000 का, और इनको सेल किया मान लो यहाँ पे आपका 35,000 का। इनको मैंने सेल किया। पर बच्चे फिर कहता हूं कि ये जो सेल्स हुए हैं ना, ये 3, ये कैश बेसिस पे हुए हैं। कैश बेसिस का मतलब होता है हमने गुड्स आपको बेचा और पैसा रिसीव कर लिया, गुड्स बेचा और पैसा ले लिया। और मेरे बच्चे इन दोनों को मैंने बेचा है ऑन क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट बेसिस पे। क्रेडिट बेसिस का मतलब होता है कि ठीक है जी, आज सामान हमने आपको बेच दिया, आज हमें पैसा पे ना करो, कुछ समय के बाद जो टाइम पीरियड डिसाइड होगा उतने समय में आकर हमें पेमेंट कर देना। तो मेरे बच्चे आपका यहाँ पे बोलता है कि कैश पे सेल हुआ, दूसरा क्रेडिट पे सेल हुआ। अब देखो ना मैं क्या बोलना चाहता हूं, बोलता है कि कैलकुलेट कहते हैं कि टोटल रेवेन्यू जो आपका है, रेवेन्यू फॉर 2018, बोलता है बताओ जरा कि 2018 का टोटल रेवेन्यू कितना माना जाएगा। मेरे बच्चे सॉल्यूशन के अंदर में हमने कहा था जब बात रेवेन्यू की उठेगी तो सेल चाहे कैश पे किया हो चाहे सेल क्रेडिट पे किया हो, अगर वो सेल्स करंट ईयर में हुआ है तो आपको करंट ईयर का रेवेन्यू मानना पड़ेगा। यानी कि अगर मुझे टोटल रेवेन्यू जानना है कि मैंने कितना सेल किया, टोटल रेवेन्यू, तो मेरे बच्चे अकाउंट्स कहता है कि जो कैश पे बिका कितना हो गया, ये 60 40 30, यानी कि 1,30,000। ये 130 का जो अमाउंट आपका है, और जो हमने क्रेडिट पे सेल किया कितना जी, 60,000। एक्स एंड वाई को ये 60,000 भी आप ऐड कीजिए, यानी कि इस साल का टोटल रेवेन्यू आपको 1,90,000 का अमाउंट मानना पड़ेगा। ये कहता है मेरे बच्चे कि अगर गुड्स को सेल कर दिया गया है तो आपका मतलब कि इनकम, आपका रेवेन्यू इस बार आपका हो चुका है। ये मैटर नहीं करेगा कि पैसा आया कि पैसा नहीं आया, नहीं आया तो बाद में आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता आपका, लेकिन इस साल का ही आपको रेवेन्यू मानना पड़ेगा मेरे बच्चे, जिस साल में गुड्स को हम बेचते हैं आपका, ठीक है ना। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। मैं एक काम करता हूं, अब मैं ये हटा दूं, मैं हो गया आपका, लिख लिया आप लोगों ने, सर हाँ। तो देखो इसके बाद ना अब मैं आपको यहाँ पे लेकर आना चाहता हूँ मेरे बच्चे, मैं लेकर आना चाहता हूँ आपको सर्विसेज के केस में। यहाँ बातें और अच्छी निकल के आएंगी, 2-3 नए वर्ड्स आपके पास आएंगे, बहुत प्यारे वर्ड है, इतना प्यारा कि मैं क्या बताऊं। आज के बाद उन्हीं वर्ड्स का आपको नाम याद रह जाएगा, कल को आपको मन करेगा कि मैं अपना नाम चेंज कर दूं और वही नाम मैं अपना भी रख दूं। इतने प्यारे वर्ड आपके, इतने प्यारे वर्ड है। देखो ना मैं क्या बता रहा हूं, लिखेंगे आप एग्जाम्पल नंबर 2 आगे ब्रैकेट में हम कह रहे हैं इन केस ऑफ सर्विसेज। अब हम बात सर्विसेज का कर रहे हैं, गुड्स की बातें हो गई, अब हम बात कर रहे हैं सर्विसेज का। देखो ना क्या करूंगा, जरा नजर यहां डालो क्या होता है। ये रहा हमारा करंट ईयर, मैं एग्जाम्पल नंबर 2 बता रहा हूं, डायग्राम से बात करेंगे मेरे बच्चे। ये 1 जनवरी आपका 2018 से लेकर ये 31 दिसंबर 2018 है, 2018। सुनो मेरी बात सुनो, और मेरी आंखों में देख के बात करो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मान लो इस बार, क्योंकि अब बात सर्विसेज की जब उठी है तो मेरे बच्चे मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं सर्विसेज आपको रेंडर कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये टीचिंग जो है मेरे बच्चे, वो मैं कोई गुड्स आपको नहीं बेच रहा है, मैं अपने सर्विसेज बेचता हूं, मैं अपनी क्लासेज आपको देता हूं, मैं अपने सर्विसेज को बेच रहा हूं, मेरी बात सुनो, यहां पे क्या निकल के आ रहा है, बात 2018 की है। मान लो मैं क्या करता हूं, इस वर्ष में मेरे पास A, B, C और D 4 बच्चे आते हैं इस करंट ईयर में, और बोलते हैं कि सर आप हमें पढ़ा दो। उन्होंने कहा कि सर आप हमें पढ़ा दो, हमने कहा कि ठीक है जी, आपका जो फीस है, मैंने कहा कि आपका 12,000 है, मैंने इनको कहा कि आपका फीस जो है वो 18,000 है, मैंने इनको कहा कि आपका फीस 20,000 है, और इनको कहा कि आपका फीस 25,000 है। मान लो बच्चे, मैंने चारों का फीस बताया, और हुआ क्या, ध्यान देना, चारों को मैंने करंट ईयर में पढ़ा दिया, मतलब करंट ईयर में उनके कोर्स मैंने खत्म करा दिए, चारों को मैंने करंट ईयर में पढ़ा दिया। जरा मुझे बताओ, अगर मैं चारों को करंट ईयर में पढ़ा दूंगा, जरा बताओ, चारों को अगर मैंने पढ़ा दिया तो मेरा इनकम कितना हुआ,
बोलो ना इनकम कितना हुआ। सर जब चारों को पढ़ा दिया तो सर चारों का मिला के अगर सर्विसेज को मैं रेंडर कर चुका हूं, अगर मैं पढ़ा चुका, अगर मैंने काम कर दिया, इसका मतलब इनकम हो चुका है। जरा ऐड करना, ये 12,000 आपका है, ये 18,000 का अमाउंट आपका है, ये 20,000 का अमाउंट आपका है, और ये 25,000। मेरे बच्चे जो मेरा इनकम रेवेन्यू हुआ ना, मेरा जो रेवेन्यू हुआ ना, रेवेन्यू यानी कि फीस जो मेरा रेवेन्यू आपका हुआ वो पता है कितना हुआ? 75,000। मैंने 75,000 इस बार क्या हुआ? कमाया है। तो अगर मैं बात करूं कि रेवेन्यू इन केस ऑफ सर्विसेज क्या होगा, तो ध्यान रखना मैंने क्या किया जी, आपको दिखाया कि चारों बच्चों को पढ़ा दिया, चारों बच्चों को। तो जो चारों बच्चों को मैंने सर्विसेज रेंडर किया मेरे बच्चे, उसकी वैल्यू 75 निकल के आया। तो 75 मेरा इनकम कहा जाएगा, 75 इनकम। और हाँ, इसके बदले में चारों बच्चे से मैंने क्या किया? कैश रिसीव कर लिया। मैंने कैश रिसीव कर लिया। जब पढ़ाऊंगा, जरा सुनो ध्यान से, बात लॉजिकल करो। जब मैंने आपको पढ़ा दिया तो मैंने जो फीस कमाया मेरे बच्चे, जो फीस मैंने कमाया, उसके बदले में पैसा तो रिसीव करूंगा, नहीं रिसीव करूंगा? सर हाँ, तो वही 75 मैंने कैश रिसीव कर लिया। हमने कहा ना सर्विसेज जो रेंडर वो आपका इनकम होता है, क्योंकि मैंने चारों को पढ़ा दिया, वो मेरा इनकम हो चुका बच्चे। तो रेवेन्यू यानी कि इनकम मैं कितना दिखाऊंगा? 75, जो पूरा का पूरा कैश मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आता हूं, देखता हूं कि जवाब आपका सही होता है कि गलत होता है। आप आइए जरा एग्जाम्पल नंबर 3, और ये लो मैंने फिर से एक डायग्राम बनाया जो 1 जनवरी आपका 2018 से लेकर आपका ये 31 दिसंबर 2018, ये टाइम पीरियड आपका है, ये टाइम पीरियड है। जरा सुनना इस बार क्या हुआ मेरे बच्चे इस वर्ष में। अब ये एग्जाम्पल दिमाग से हटाओ, अब हम इस पे आ रहे हैं। मैंने क्या किया? ए को, बी को, सी को, डी को और आपका यहां पे ई को, 5 बच्चे इस पर मेरे पास आए, 5 बच्चे आए और बोले कि सर आप हमें पढ़ा दो। तो हमने कहा कि ठीक है जी, मैं आपको पढ़ाता हूं। पता है मैंने कहा कि आप लोगों की जो फीस है ना, इनकी फीस कहा मैंने 10,000 रुपए है, 10,000। इनको कहा कि आपका फीस 15,000 है, इनको कहा कि आपका फीस 20,000 है, इनको कहा कि आपका फीस 25 है, और इनको कहा कि आपका फीस जो है वो मान लो 12,000 है। 12,000 कुछ भी हो सकता है, दिमाग से ऐसे निकाल रहा हूं। मेरे बच्चे 5 बच्चे मेरे पास आए, कहें कि सर आप पढ़ा दो। आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने 5 को पढ़ा दिया। यानी कि सर्विसेज जो है ना, सर्विसेज जो मैंने रेंडर कर दिया, मैंने जो पढ़ा दिया वो इनको भी 5 को पढ़ा दिया। मैंने बच्चे 5 को पढ़ा दिया। लेकिन जब पढ़ा दिया ना, मेरी बात सुनना, तो मैंने कहा कि पैसे पे करो जी। अरे पढ़ाया तो पैसे लूंगा ना, आप मुझे भी तो भूख लगती है, मुझे भी तो खाना खाने का मन करता है, मेरे भी तो बच्चे हैं, मैं भी तो पैसा चाहता हूं। तो हमने कहा कि देखो जी, मैंने आप सबको पढ़ा दिया, आप हमें क्या करो? पैसा पे करो। पता है क्या हुआ? जब हमने पैसा मांगा तो हुआ क्या मेरे बच्चे कि मैंने जो कैश रिसीव किया ना, जो मैंने कैश रिसीव किया वो ए से मुझे पैसा मिल गया, बी से पैसा मिल गया, सी से मिल गया, डी से। ई से मुझे पैसा नहीं मिला। ई ने कहा सर अभी पैसे नहीं है सर, बिलीव कर सर अभी पैसे नहीं है, अगले वर्ष आऊंगा और आपके पैसे पे कर दूंगा। होता है बच्चे, कभी कभी परेशानी किसी के साथ हो जाती है। तो जेन्युइन बच्चा है, पढ़ा मुझसे, मैं जानता हूं, करीब से उसको जानता हूं, मैंने 5 को पढ़ाया। लेकिन जब 5 को पढ़ाया तो इन चारों ने क्या किया? मुझे यहां पे पैसा दे दिया। ई कहता है कि सर अभी पैसे नहीं है, मैं आपको क्या करूंगा? अगले वर्ष आपको पैसे पे कर दूंगा। हमने कहा चल कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे बताओ अगर ऐसा हुआ तो पहले बताओ कि इस साल के एंड में मैंने कैश कितना रिसीव किया? मुझे बताओ कैश मेरे पास कितना आया होगा? सर कैश तो आया होगा ए का, बी का, सी का, डी का। जरा ऐड करना जी, 10 और 15 25, और ये कितना हो गया? 25 प्लस 20 45 एंड 25 70,000। बच्चे 70,000 यहां पे मैंने कैश रिसीव कर लिया, 70,000 मैंने कैश रिसीव किया। मेरे बच्चे ध्यान रखना, पढ़ाया 5 को है, लेकिन पैसा सिर्फ 4 लोगों से आया। कितना जी? 70,000। मेरे बच्चे मेरे पास अभी ई से पैसा नहीं आया, मेरे पास पैसा नहीं आया, क्योंकि ई कहता है कि अगले वर्ष आपको पैसा पे कर दूंगा। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है,
मेरा सवाल इतना है कि जरा बताओ, इस वर्ष का अगर मैं अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा, रेवेन्यू मतलब मेरा फीस जो है वो मैंने कितना कमाया, तो जरा बताओ फीस अपना रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करूंगा। जरा बताओ रेवेन्यू मतलब जो फीस को मैं अपना इनकम मानना चाहता हूं वो कितना रिकॉर्ड करूंगा। जरा बताओ मुझे, मैंने 70,000 कैश तो रिसीव किया ABCD से, लेकिन ई से अभी पैसा रिसीव नहीं किया। ई कहता है कि मैं अगले वर्ष आपको पैसा पे कर दूंगा। बताओ अब मेरा इनकम कितना हुआ, बोलो ना कितना हुआ इनकम आपका। सर इनकम जो है ना सर, इनकम जो है सर वो रिकॉर्ड होगा आपका 82,000। मेरे बच्चे अगर आप सचमुच में ये बात सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है, इनकम आपका 82,000 है, क्योंकि इनकम का मतलब रेवेन्यू का मतलब इनकम का मतलब क्या होता है, सर्विसेज को रेंडर करना, काम करना। पैसा कितना आया और पैसा कितना नहीं आया, इससे इनकम यानी कि रेवेन्यू पे इंपैक्ट नहीं पड़ता। रेवेन्यू का मतलब सिंपली होता है भैया आपने पैसा रिसीव कर लिया या फिर वो रिसीवेबल है, या तो कैश आ चुका है या फिर कैश आने वाला है, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने सर्विसेज को रेंडर कर दिया है, अगर आपने काम कर दिया है तो आपका इनकम हो चुका है। मेरे बच्चे वही बात कर रहा हूं, ये देखो आपका कैश तो आपका 70,000 आया है, लेकिन फीस जिसको मैं अपना इनकम रिकॉर्ड करूंगा 82। क्यों 82? क्योंकि अगर सर्विसेज रेंडर हो चुके हैं, इसका मतलब कि इनकम का मतलब यहां पे क्या है जी, रेवेन्यू। इनकम का मतलब क्या लिख लो, क्योंकि मैंने कहा था इनकम बोलूंगा लेकिन आप उसको रेवेन्यू समझना, रेवेन्यू हैज बीन अर्न्ड। ये मैटर नहीं करता कि कैश आपने रिसीव किया कि रिसीव नहीं किया। मेरे बच्चे 82,000 फीस यानी कि रेवेन्यू कहा जाएगा। लेकिन मुझे बताओ ना, सुनो मेरी बात, दिमाग शांत करो। मुझे 82,000 का इनकम मेरा हुआ, रेवेन्यू मेरा हुआ, मैंने 5 बच्चों को पढ़ाया, 82,000 आपका। 82,000 में से बताओ कैश कितना आ गया, 70। आउट ऑफ 82 70 मेरे पास कैश आ गया है। 12,000 जो है मेरे बच्चे, जरा बताओ मुझे उस बच्चे से रिसीव करना है ना, बोलो ना कि मैं उस बच्चे से जो 12,000 है वो मुझे उससे रिसीव करना है ना। सर हाँ रिसीव करना है मेरे बच्चे। अगर उससे मुझे पैसा रिसीव करना है ना तो मेरे पास एक राइट क्रिएट होगा, मेरे पास एक राइट आएगा कि मुझे उससे पैसा रिसीव करना है। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया हुआ ये बात कि जब भी मेरे पास कोई राइट आएगा, जब भी कोई अधिकार आएगा, वो भी मेरा एसेट्स होता है, तो पता मैं क्या करूंगा, 82,000 जो मेरा इनकम हुआ ना, 82 में जरा बताओ कैश मेरे पास कितना आ गया, 70,000, और कितना रिसीव करना है, 12,000। तो उस 12,000 को अकाउंट्स में मैं रिकॉर्ड करूंगा, ये मेरा एसेट्स है। और जरा बताओ क्या नाम है उस बच्चे का, सर ई। तो मैं अपने अकाउंट्स में ई का नाम लिखूंगा मेरे बच्चे, मैं अपने अकाउंट्स में ई का नाम लिखूंगा, क्योंकि ई से मुझे पैसे रिसीव करने हैं। समझ रहे हो? आप मत आओ अकाउंट्स पे, आप मुझसे बातें करो। अगर मान लो मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूं, छोड़ो दुनिया की बातें, मैंने आपको पढ़ाया और मैंने आपको कहा कि भैया 1 महीने में जो मेरा फीस होगा वो 20,000 होगा। उस 20,000 में अगर मान लो पूरे 1 महीने मैंने आपको पढ़ा दिया और उस 20 में आपने क्या किया, मुझे 18,000 पे किया। आपने कहा कि सर 2,000 आगे पे कर दूंगा। मुझे बताओ कि उस 20,000 जो मैंने आपको पढ़ाया, जो मेरा इनकम हुआ, जो मेरा रेवेन्यू हुआ, उसके अगेंस्ट कैश मेरे पास कितना आ गया है, 18,000। मुझे और आपसे कितना लेना है, 2,000। तो लेना है ना बच्चे, लूंगा ना कि छोड़ दूंगा कि हाँ ठीक है जी आप अगले वर्ष तो ठीक है, अगले जन्म में लूंगा, ऐसे थोड़े होगा। लूंगा मैं अगले साल, आपको अगले महीने आपसे पैसा लूंगा। मेरे पास एक राइट आएगा, और जब भी राइट आता है ना तो मैं क्या करता हूं जी, उसको एसेट्स ग्रुप में दिखाते हैं, क्योंकि जो भी फ्यूचर में आपको बेनिफिट देता है राइट, ये भी तो फ्यूचर में देगा। अगर इससे पैसा कब मिलेगा, अगले वर्ष मिलेगा मुझे पैसा, अगले वर्ष मिलेगा। तो ई से पैसा अगर मुझे अगले वर्ष मिलेगा तो वो भी तो फ्यूचर में आने वाला है मेरे बच्चे। हम उसको भी क्या करते हैं, एसेट्स ग्रुप पे रिकॉर्ड करेंगे। सुनना मेरी बात यहां पे। तो हमने क्या किया यहां पे आपका कि इनकम तो 82 हुआ, इतना कैश आ चुका, इतना आना बाकी। एक बात सुनो ध्यान से, आपसे कर रहा हूं बातें, एक बात बताओ, क्या मैं एक ही बच्चे को पढ़ाता हूं क्या?
या क्या मैं 5 ही बच्चे को पढ़ाता हूं क्या? नहीं सर नहीं, आप तो हजारों बच्चों को पढ़ाते हो। मान लो मैं हजारों बच्चों को पढ़ाता हूं, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं हजारों बच्चों को पढ़ाता हूं, अगर मैं हजारों बच्चों को पढ़ाता हूं और 1000 में से मान लो 200 ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि मैं पेमेंट अगले वर्ष कर दूंगा, मान लो 1000 में से 800 बच्चों ने पेमेंट कर दिया, 200 बच्चे कहते हैं कि सर मैं आपको अगले वर्ष पे कर दूंगा। मुझे बताओ, अगर 200 बच्चों का नाम मैं यहां पर लिखना शुरू करूं तो अकाउंट्स में कहां मजा आएगा? बताओ ना, एक बच्चा हुआ तो नाम मैंने लिख दिया, लेकिन अगर यहाँ पे 1000 बच्चे होंगे, 200 बच्चे होंगे, 500 बच्चे, तो मैं कितने बच्चों के नाम को लिखूंगा? अकाउंटिंग में आपने सीखा, बच्चे सीखेंगे मेरी थ्योरी वाली क्लास में, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है। उस कला में हम तरीके से सारी बातें प्रेजेंट करते हैं, हमें अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना होगा। तो पता है अकाउंट्स हमें क्या बोलता है? अकाउंट्स कहता है कि एक काम करो जी, जितने बच्चों से पैसा रिसीव करना है ना, आप उनका नाम मत लिखो। जितने बच्चों से पैसा रिसीव करना, आप उनका नाम मत लिखो। नाम लिखने के बजाय आप कह दो क्या? एक्रूड। एक्रूड, एक्रूड आपका रेवेन्यू, कौन सा? फीस ना, तो आप इसे क्या करो? एक्रूड फीस लिख दो। आपका जो भी रेवेन्यू होगा, अगर फीस तो फीस, कमीशन तो कमीशन, रेंट तो रेंट, कोई भी इनकम, कोई भी रेवेन्यू आपका, आप उसके साथ एक्रूड लगा देना, एक्रूड फीस। एक्रूड का मतलब होता है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ड्यू हो चुका मेरे बच्चे, मैंने काम कर दिया लेकिन अभी पैसा रिसीव नहीं किया, हमने कहा उसको एक्रूड फीस। आपका एक नाम आपको दे दिया, एक्रूड, है ना। और मैं आपको यहां लिख दूं, कोई मान लो पूछता है कि जरा बताओ जी, लिखो यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे नोट के रूप में आप नोट लिखिए, यहाँ पे नोट लिखेंगे कि सर ये एक्रूड क्या होता है। ये एक्रूड और फीस, मेरे बच्चे फीस ये कुछ भी हो सकता है, मैं एक्रूड रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। फीस का मतलब क्या जी? रेवेन्यू जिसमें मैं डील कर रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है? तो आप कहना इसका मतलब है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू है, ड्यू है, ड्यू है मतलब मुझे रिसीव तो करना है बट अभी तक हमने आपसे रिसीव नहीं किया, उसको कहते हैं मेरे बच्चे एक्रूड रेवेन्यू। आपको एक्रूड फीस, जो भी नाम दिया रहेगा आपका, है ना। और ये उन बच्चों को रिप्रेजेंट करता है जिनसे मुझे पैसा रिसीव करना है। कोई बाहर वाला पूछेगा कि आपने ये नाम क्यों लिखा, आपने क्यों नहीं ई का नाम लिख दिया, तो आप उनको समझाना, एक बंदा होगा तो नाम तो लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनसे सर ने पैसा लेना है, तो सर कितने लोगों के नाम को लिखेंगे? इसलिए अकाउंट्स ने कहा है कि आप उनके नाम को लिखने के बजाय उन सभी लोगों के अमाउंट को ऐड करो, और नाम के बजाय क्या लिख देना जी? एक्रूड। जो भी इनकम होगा, फीस तो फीस, जो भी नाम दिया रहेगा। एक्रूड का मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। आपका बात समझ में आ गई? तो एक्रूड फीस का मतलब क्या हो गया? पूरा नाम लिखे तो हमने कहा रेवेन्यू, रेवेन्यू आपका जो ड्यू है, रेवेन्यू जो ड्यू है, ड्यू का मतलब कि हमने काम कर दिया। रेवेन्यू आपका जो ड्यू है, जो हमने काम कर दिया बट नॉट रिसीव, बट आपने रिसीव नहीं किया, इसको बोलते हैं मेरे बच्चे एक्रूड फीस आपका, यानी कि ये बात निकल गई। आई बात समझ में? बात समझ में आई? सर हाँ, हम समझ गए सर, अब क्या बोलना चाहते हैं। यानी कि इनकम, कोई पूछे ना कि इनकम क्या होता है, तो बोलना भैया सिर्फ सर्विसेज को रेंडर करना। सर्विसेज रेंडर हो चुका तो मैं इनकम बोल दूंगा। एक पता नहीं क्यों मुझे इस पे एक और आपको एग्जांपल समझाने का मन कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, एक और एग्जांपल आपके लिए बनाता हूं। 4th एग्जांपल, मैं आपको बहुत छोटा बच्चा समझ रहा हूं, मैं अपने आप को भी आपके जैसा ही समझ रहा हूं। मुझे याद आ जाती बच्चे बचपन की बातें, जब आपके जैसा मैं छोटा पिद्दा बच्चा हुआ करता था और मुझे भी ये बातें आपको समझाई गई थी। देखो ना, मैं आपको छोटा मानते हुए एक एग्जांपल और करता हूं, 4th एग्जांपल। देखते हैं कि क्या इसका जवाब वो सही दे पाते हैं। ये देखो क्या निकल के आ रहा है, लिखो मेरे साथ। 1 जनवरी 2018 से लेकर आपका 31 दिसंबर 2018, ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है मेरे बच्चे। मेरे पास इस वर्ष मेरे पास A B C D E और यहां पे आपका F, 6 बच्चे आए, 6 बच्चे आए। बोले कि सर आप हमें पढ़ा दो, सर आप हमें पढ़ा दो। हमने कहा कि ठीक है मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपका फीस 20,000 है। हमने कहा कि आपका फीस 30,000 है, इनको कहा कि 35 है, इनको कहा 45। सर फीस का बढ़ाते जा रहे हो? अरे ऐसे ही दिमाग से आ रहा है, लिखो ना। चलो कम कर देता हूं, यहाँ पे 20,000 है और यहाँ लोग कम कर दिया मैंने, मान लो यहाँ पे 15,000 है। अब तो खुश हो गए, कम कर दिया मैंने, कम कर दिया मेरे बच्चे। मैंने 6 को पढ़ा दिया, सबको कोर्स खत्म करा दिया। कसम खा रहा हूं कि मैंने सबको पढ़ा दिया,
सारे बच्चे खुश कि हाँ जी मेरा सर ने कोर्स खत्म करा दिया। लेकिन पता है क्या हुआ, जब मैंने बोला कि मैंने सब मतलब सर्विसेज जो है ना, ये देखो मैं लिख रहा हूं, सर्विसेज जो मैंने रेंडर्ड वो मैंने इनको भी सबको पढ़ा दिया। लेकिन जब मैंने कैश मांगा कि भैया मुझे कैश दो, तो मैंने जो पैसा रिसीव किया ना मेरे बच्चे, आप मेरी अकाउंटिंग कर रहे हैं, पैसा जो रिसीव किया उसमें ए ने मुझे पैसा पे कर दिया, बी ने, सी ने, डी ने, ई और एफ ने कहा कि सर अभी पैसे नहीं है सर, मैं अगले वर्ष आऊंगा और आपको पैसे पे कर दूंगा। बातें ऐसी हुई मेरे बच्चे। इन्होंने क्या किया, इन चारों ने तो मुझे पेमेंट कर दिया, ये कहते हैं कि सर मैं अगले साल पे कर दूंगा। मैं आपसे पूछता हूं जरा मुझे बताओ कि साल के एंड में अगर मैं कहूं कि बताओ रेवेन्यू मेरा कितना हुआ, रेवेन्यू यानी कि फीस जो मेरा इनकम है, रेवेन्यू है, वो कितना माना जाएगा। तो आपको सिर्फ एक ही चीज देखना है कि सर ने सर्विसेज कितने लोगों को रेंडर की है, सर ने पढ़ाया कितने को, 1 2 3 4 5 6 सबको पढ़ा दिया मेरे बच्चे, सबको पढ़ा दिया तो सारा मेरा इनकम कहा जाएगा। अगर मैं सर्विसेज को रेंडर कर चुका हूं तो मेरा इनकम यानी कि रेवेन्यू हो चुका है। जरा ऐड करो ना, ये सारा अमाउंट कितना बनता है, कितना हो गया, 165 है ना, ये आपका 165 हुआ, हाँ जी 165। तो मेरे बच्चे रेवेन्यू मेरा कितना रिकॉर्ड हुआ, 165। लेकिन बताओ 165 जो मैंने फीस कमाया, इस फीस के बदले में जरा बताओ कैश मेरे पास कितना आया है, जरा बताओ कैश मेरे पास कितना आया है। सर कैश आया सर इनका इतना, जरा चारों को ऐड करना तो 80 100 130 आपका कैश मेरे पास 130 का अमाउंट आया है, 130 का अमाउंट। मेरे बच्चे मैंने 165 का सर्विस रेंडर किया है, लेकिन द कैश विच आई हैव रिसीव्ड इट्स ओनली ₹130। जरा बताओ इन दोनों से मुझे पैसा रिसीव करना है ना, मुझे पैसा रिसीव करना है ना। सर हाँ आपने पैसा रिसीव करना है। अगर मुझे इनसे पैसा रिसीव करना है तो बताओ जरा मेरे पास राइट आया कि नहीं आया। सर आया, राइट आपके पास आया। मेरे बच्चे राइट जो मेरे पास आते हैं ना, वो जरा बताओ मैं यहाँ पे क्या उनका नाम लिखूं? नहीं सर नहीं, नाम मत लिखना, आप कह देना क्या जी, एक्रूड, आप कह देना एक्रूड रेवेन्यू, कौन सा फीस ना, तो एक्रूड फीस कह देना, और आप कह देना अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 20,000 आपका और 15 आपका, यानी कि 35,000, 35,000 रुपये। समझाना दुनिया वालों को, आप समझाना कि भैया हमने 165 कमाया है और 165 में मैंने 130 रिसीव कर लिया, इतना अभी और मुझे रिसीव करना है। क्योंकि आपको रिसीव करना है मेरे बच्चे, ये आपका एसेट्स है, ये आपका एसेट्स है, एसेट्स आपका एसेट लिख दो, यहाँ पे एसेट है, प्रॉपर्टी है, और जो रिसीव कर लिया ये भी हमारा क्या है जी, एसेट है। अरे सुनो ना, जो कैश आ गया जब मैंने आपको पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जो कैश मेरे पास आया वो भी तो मेरा इनकम है, सॉरी वो भी तो मेरा एसेट आपका है। तो हमने कोई पूछे कि आपने कमाया कितना, 165, कमाया कितना, 165 में 130 कैश रिसीव कर लिया, इतना अभी रिसीव करना है। अभी दिमाग को भटकने मत देना, अभी दिमाग में इफ और को आने मत देना, बस जितनी बातें बोल रहा हूं उतनी बातों पे फोकस करो। अभी बातें जो इफ और दिमाग में आ रही हैं वो मैं जानता हूं, थोड़ा सब्र तो करो, थोड़ा समय तो दो, अगली क्लास आने तो दो, मैं उसमें सारी बातें बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तो भैया अगर हमसे कोई कहेगा कि बताओ आपने फीस कितना अर्न किया, आपने रेवेन्यू कितना अर्न किया, तो 165 जितने बच्चों को मैंने सरेंडर कर दिया है। इस 165 में जो मैंने कमाया, जितना मेरे पास कैश आ चुका है उतना पॉकेट में कैश पड़ा हुआ है, और जो नहीं रिसीव किया उतना पैसा मुझे आपसे रिसीव करना है। मैं आपके नाम को यहां पर रिकॉर्ड करूंगा। अकाउंट्स में होता है, आपके घर में भी होता है, आपके घर में भी होता है। अगर पापा ने किसी को कर्ज दिया है और मान लो उस कर्ज में से जितना पैसा रिसीव कर लिया वो उनके घर में कैश आ गया, और जो रिसीव करना उसका नाम लिखते हैं अपने डायरी में कि उससे उतना पैसा लेना है, हमेशा होता है बच्चे। हम उसी को अकाउंटिंग टर्म्स में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ खास नहीं। आ गई बात समझ में, बात समझ में आ गई। एक्रूड का मतलब होता है, एक्रूड फीस का मतलब होता है फीस ड्यू है बट अभी तक रिसीव नहीं किया। ड्यू का मतलब कि हमने काम तो कर दिया,
हमने सर्विसेज तो रेंडर कर दी, बट सिर्फ हमने कैश रिसीव नहीं किया बच्चे, कैश रिसीव नहीं किया। ठीक है, मैं इसको हटाता हूं और मैं एक बहुत भयंकर आपको वर्ड देना चाहता हूं, और चिंता नहीं करना, ये सब वर्ड मैं बार बार यूज करूंगा, मैं इस वर्ड पे और इन डेप्थ आऊंगा। अभी तो बहुत सारे समय आपके साथ गुजारने हैं, बहुत सारे। अभी तो हमने शुरुआत किया है, हमने अभी सोचना शुरू किया है कि अकाउंट्स आखिर होता क्या है, अकाउंट्स होता क्या है। और मुझे तो अभी तक की क्लास में कुछ नजर ही नहीं आया कि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। ये तो हमारे और आपके घर की बातें जो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे बच्चे, दूसरा तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। आओ जरा एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 5, और याद रखना ये एग्जाम्पल 5 जो अभी लिखने वाला हूं ना, अगर इसका आंसर मुझे बताने के पहले आपके दिमाग में आ गया, अगर मेरे बताने के पहले दिमाग में अगर आपका आंसर सही आ चुका, तो एक बार आप मुझे फोन कर देना, एक बार मैसेज कर देना कि सर मेरा आंसर सही आ चुका है। उसी टाइम पे मैं आपके घर में आऊंगा और इतने सारे चॉकलेट लेकर आऊंगा, इतने सारे चॉकलेट, सारे चॉकलेट मैं आपके मुंह पे फेंक दूंगा, खाओ जितना खाना है, कोई रोकेगा नहीं आपका। लेकिन हाँ, मेरे आंसर को बताने के पहले वो आंसर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर आपके दिमाग में आ गया तो आप एक कदम और आगे निकल चुके हो दुनिया से। अगर नहीं आया तो अभी हमारे साथ चलना होगा और आगे बढ़ने के लिए, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। जब तक मैं आपको आपके सही जगह पे पहुंचा ना दूं, तब तक मैं अपना काम करते रहूंगा बच्चे, मैं अपना काम करते रहूंगा। देखो ना अगला एग्जांपल क्या है, बात इस बार भी 2018 की है। ये 1 जनवरी आपका 2018 से लेकर आपका 31 दिसंबर 2018, ये हमारा करंट ईयर है। लिख दूं मैं क्या, मान लो ये करंट ईयर है जिस ईयर की हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, करंट ईयर हमारा, करंट ईयर, ठीक है ना। इस करंट ईयर में अब हुआ क्या, मैं अपनी बातें करता हूं। देखो जरा, मेरे पास A, B, C, D और X 5 बच्चे मेरे पास आए। कहा उन्होंने सर आप हमें पढ़ा दो ना सर, हमें पढ़ा दो ना सर, हमें पढ़ा दो ना। हमने कहा कि आओ ना, आओ पढ़ाऊंगा। मैंने कहा कि देखो जी आपका जो फीस है ना वो आपका 30,000 है। सर बढ़ा दिया आपने, छोड़ो ना, लिखो तो आप। सर आपका फीस जो है, हमने कहा कि 40,000 है। इनको कहा कि आपका फीस 60,000 है, और इनको कहा कि आपसे तो मैं आपका 80,000 फीस चार्ज करूंगा। इससे कहता है कि चल आपका जो फीस है वो मान लो आपका यहाँ पे 20,000, मान लो कहते हैं, मान लो। पता क्या हुआ, अब मैंने कहा कि भैया आप लोग पहले मुझे पैसा पे कर दो। मैंने कहा कि मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, छोटे बच्चे हैं, भागे तो फिर क्या होगा। हमने कहा कि भैया मेरा रूल है, पैसा मैं आपसे पहले लूंगा, पैसा पहले लूंगा। तो हुआ क्या कि मैंने इन लोगों से ना बच्चे कैश जो है ना हमने रिसीव कर लिया पांचों से, A B C D X पांचों से। ये देखो मैं ब्लू में लिखूंगा, पैसा मुझे इन पांचों से आ गया, पांचों से आ गया। जरा बताओ अगर पांचों से आ गया तो मुझे बताइए इस वर्ष में मैंने जो कैश रिसीव किया वो कैश मेरे पास कितना आ चुका, बताओ कैश कितना आ चुका। तो 70 and 60 130 और 80 कितना हो गया, 210 and 20 230, 2,30,000, 230। दिस इज द अमाउंट विच आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड। मैंने पांचों से रिसीव कर लिया। आप आए, मैंने आपके पॉकेट में हाथ डाला और सारे पैसे लेकर अपने पास रख लिए। हमारे पास कैश कितना आ गया, 230। लेकिन मेरे बच्चे जब बात आई पढ़ाने की ना, जब बात आई पढ़ाने की, सर्विसेज को रेंडर करने की, पढ़ाने की, तो पता क्या हुआ, जब बात पढ़ाने की आई तो हमने देखा कि यार इसको तो पढ़ा दूंगा, पढ़ा भी दिया, इसको भी ठीक है, इसको भी ठीक है, इसको भी ठीक है। लेकिन एक मुझे बहुत छोटा सा नजर आया, बहुत छोटा सा। ये बहुत छोटा बच्चा, ये 10वीं क्लास का बच्चा है, 10वीं क्लास का। अब बताओ 10वीं क्लास में कॉमर्स कैसे पढ़ाऊं, है ही नहीं हमारे कंट्री में, नहीं है बच्चे, तो मैं कैसे पढ़ाऊं जरा बताओ। मैंने कहा एक्स को कि एक्स एक काम करो, मैं आपको इस वर्ष नहीं पढ़ा पाऊंगा, इस वर्ष नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो। आप अगले वर्ष कॉमर्स को लेना, जब कॉमर्स के अंदर में आओगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा।
ये बात मेरी हो गई किसके साथ जी, यहाँ पे एक्स के साथ, आपका एक्स के साथ। तो मेरे बच्चे मैंने पांचों से पैसा रिसीव कर लिया था पहले ही। मैंने ये आपका तो बुक देखा ही नहीं, आपका बुक, मैं बहुत लालची हूं, मैं बहुत लालची हूं। आपका बुक नहीं देखा कि कौन सी बुक लेकर आए हो, देखा कि बुक तो है कोई ना कोई। मैंने सारे पॉकेट से आपके पैसे निकाल लिए और मेरे पास कैश कितने आ गए, 230, 230 का कैश आई हैव ऑलरेडी रिसीव फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स आपका। ना क्वेश्चन ये उठता है कि जब मैंने सर्विसेज रेंडर किया तो सिर्फ 4 को 5वें का हमने कहा कि इस साल नहीं, मैं आपको कब पढ़ाऊंगा। मैंने कहा कि आप अगले वर्ष आना, अगले वर्ष आना, मैं अगले साल आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि आप इस साल बहुत छोटे बच्चे हो, बहुत छोटे बच्चे हो, मैं अगले साल आपको पढ़ा दूंगा। एक्स ने कहा कि सर ठीक है, मैं अगले वर्ष आऊंगा, मुझे पढ़ा देना, मेरे पैसे तो वापस करो, पैसे तो वापस करो। मैंने कहा जो लक्ष्मी मेरे पॉकेट में आ चुकी वापस नहीं करूंगा। लक्ष्मी मैया है, कैसे वापस कर दूं? अरे पॉकेट में आ चुकी है, मेरे पास आ चुकी है, मैंने कहा कि वापस नहीं करूंगा, जो करना है कर लो। लेकिन हाँ, इतना प्रॉमिस करता हूं कि अगले वर्ष जब तुम आओगे तो मैं तुमको पढ़ा दूंगा, आप चिंता नहीं करो, मैं पढ़ा दूंगा। तो अब आपने कहा कि ठीक है सर, मैं अपना पैसा आपके पास छोड़ के जाता हूं, पैसा रखो अपने पास, अगले साल आऊंगा तो आपको मुझे पढ़ाना होगा। हमने कहा चिंता नहीं करो, मैं एक शिक्षक हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, अगले वर्ष में आपको पढ़ा दूंगा। हुआ क्या मेरे बच्चे, हुआ क्या कि मैंने पांचों से कैश रिसीव कर लिया, लेकिन जब सर्विसेज रेंडर करने की बात हुई, 1 2 3 4 से हुआ, इनको मैंने नहीं पढ़ाया। इतना पूछता हूं कि जरा बताओ कि अगर मुझे अपना रेवेन्यू यानी कि फीस जो मेरा रेवेन्यू हुआ, जो इनकम हुआ, वो कितने से रिकॉर्ड होगा। पांचों से पैसा आ चुका, देख लो पांच। मैंने कहा कि अगर आपका जवाब सही हुआ मेरे बोलने के पहले एक बार फोन कर देना, एक बार मैसेज कर देना, मैं सारे दुनिया के चॉकलेट लेके आपके पूरे मुंह पे फेंक दूंगा, जितने खाने होंगे खा लेना, कोई रोकने वाला नहीं है। सिर्फ इतना बताओ कि अगर मैं कैश 230 रिसीव कर चुका हूं तो मेरा इनकम कितना रिकॉर्ड होगा, मैं फीस अकाउंट्स में कितना रिकॉर्ड करूंगा। सर फीस कितना रिकॉर्ड करोगे, मैं बता रहा हूं जवाब, जरा सुनना मेरे बच्चे। रेवेन्यू जो रिकॉर्ड होगा ना, सर्विसेज जितने रेंडर किया हमने, सर्विसेज जो हमने रेंडर किया वही हमारा इनकम है, वही हमारा इनकम है। पैसा मेरे पास कितना आया, पैसा कितना नहीं आया, उससे कोई मतलब नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। सर्विसेज रेंडर करना मेरे बच्चे 4 को मैंने पढ़ाया है, तो 30 40 70 80 जरा बताओ कितना हो गया, इन्हीं को पढ़ाया आपका। कितना जी, 140 240 सॉरी 180 210, तो 2,10,000 ही मेरा इनकम कहा जाएगा। जरा बताओ कितने बच्चे, जरा हाथ रेज करो ना, मैं देख रहा हूं कितने बच्चों के सही है। अरे हाथ तो रेज करो, अगर सच हो तो दुनिया को दिखाओ तो कम से कम कि हाँ मैं बिल्कुल सही हूं। हाँ, आपकी कीमत कोई तभी लगाएगा जब आप दुनिया में दिखोगे। अगर आप नहीं दिखे तो क्या कीमत है? एक हीरा जो जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, उसको कौन पहचानता है? क्या फायदा उससे? आओ ना, देखो जरा, आगे निकलो, दुनिया को दिखाओ मैं भी कुछ हूं, तब तो बात उठेगी। अरे उठाओ ना हाथ, कम से कम एक बार उठाओ ना हाथ कम से कम। कितने बच्चे बोलते हैं कि सर हमने फीस यानी कि सर्विसेज रेंडर करना, इनकम 210 इतना माना था। हाँ सर हमने माना था, तो बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। कैश आना इनकम नहीं होता। अगर कैश आना ही इनकम होता ना, तो मैं बैंक से लोन लेकर आता हूं और बैंक से लोन लेके आके चिल्लाता, पैसा आ गया, इनकम हो गया, इनकम हो गया, इनकम। कई पापा ऐसा करते हैं क्या? कभी करते हैं क्या कि लोन लेकर आते हो, कहते हैं कि मेरा इनकम हो गया? नहीं सर नहीं, वो हमारा इनकम नहीं होता। इनकम होता है सर्विसेज को रेंडर करना। मेरे बच्चे अकाउंट्स कहता है कि 230 कैश आया है, मानता हूं, लेकिन 230 में 2,10,000 को ही अपना रेवेन्यू यानी कि आप अपना फीस इनकम को ट्रीट करेंगे आप। मेरे बच्चे ये जो मेरे पास एक से पैसा आया है ना, एक्स वाला जो पैसा आ गया है, वो मेरा अभी इनकम नहीं है। जो पैसा एक से मेरे पास आ गया है अभी वो इनकम नहीं है, वो मेरी लायबिलिटी है बच्चे, वो मेरी लायबिलिटी है। क्योंकि अगर मेरे ऊपर में कोई भी ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा, अगर कोई भी ऑब्लिगेशन आएगा, चाहे वो पैसा वापस करने का, चाहे किसी के लिए काम करने का, किसी भी तरीके का ऑब्लिगेशन आएगा, तो अकाउंट्स कहता है कि आप उसको लायबिलिटी मानो।
राइट मेरे पास आएगा, अधिकार, तो मैं एसेट्स मानूंगा, लेकिन ऑब्लिगेशन आएगा, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इधर टू रिफंड दैट मनी और टू रेंडर द सर्विसेज इन फ्यूचर, आपका दैट विल बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, लायबिलिटी माना जाएगा। तो मेरे बच्चे मैं पता क्या करूंगा, मैं 2,30,000 में कहूंगा कि भैया 2,10 तो हमारा इनकम है, लेकिन 20,000 जो है ना, वो 20,000 मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी आपका है, मेरा अकाउंट्स कहता है कि आप उसको लायबिलिटी मानो। सुनो मेरी बात, जब भी कुछ बिजनेस में आएगा जाएगा मेरे बच्चे, अकाउंट्स काम करता है डबल एंट्री सिस्टम पे। आप देखोगे आपके बुक का भी नाम क्या होता है जी, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री का मतलब क्या, बहुत सिंपल शब्दों में, दूसरों की बात छोड़ो, वो कहता है भैया जो भी कुछ आए जाए ना, एक तो वो बताओ और उसके पीछे का रीजन बताओ। अगर बिजनेस में 2,30,000 रुपए कैश आपके पास आया है, 2,30 अगर कैश आया है, तो ये कैश कैसे आया? हमने कहा कि भैया कुछ इनकम है, कुछ लायबिलिटी है, इसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। आऊंगा डिटेल में भी आऊंगा, लेकिन ध्यान देना जो बड़े बड़े शब्द है मैं बड़े सिंपल शब्दों में बीच में डाल दे रहा हूं। डबल एंट्री क्या होता है? डुअल एस्पेक्ट। डुअल मतलब एक तो क्या आया क्या गया वो बताओ, और दूसरा उसके पीछे का रीजन बताओ। हम रीजन भी तो बता रहे हैं, आया क्या, कैश आया, क्यों आया जी, कुछ इनकम है, कुछ लायबिलिटी है। तो मैंने क्या किया, यहां पे 20 लायबिलिटी, जरा बताओ क्या नाम है उस बच्चे का, जरा बताओ नाम क्या है। एक्स, तो मैं यहां पे एक्स रिकॉर्ड कर दूंगा एक्स रिकॉर्ड, कि हाँ भैया एक्स से मुझे, एक्स को मुझे क्या करना है जी, काम करके अभी देना है, एक्स को सर्विस रेंडर करना है, इट्स माय लायबिलिटी, ये मेरा ऑब्लिगेशन है। मैं अभी आपको लिखाऊंगा, अभी रेवेन्यू के बाद अगला लायबिलिटी आएगा, मैं बताऊंगा कि एक ऑब्लिगेशन होता है जिसको हम लायबिलिटी कहते हैं। आपका बात समझ में आ रही है? अरे आ रही बात समझ में? सर हाँ, लेकिन सोचो ना, जरा सोचो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है। मैं उस कलाकारी में आना चाहता हूं, जरा मुझे सोच के बताओ। मान लो मैं 500 बच्चों से अगर एडवांस पैसा रिसीव कर चुका हूं, अगर मैं 500 स्टूडेंट से एडवांस पैसा रिसीव कर चुका हूं जिनको मैं अगले वर्ष पढ़ाऊंगा, तो क्या मैं उन 500 बच्चों को जिनको अगले वर्ष पढ़ाऊंगा वो सब मेरी लायबिलिटी है? क्योंकि पैसा मेरे पास आ चुका है बट पढ़ाया नहीं, तो हम क्या मानेंगे, लायबिलिटी मानेंगे। मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या ये जो आपका 500 बच्चे हैं, क्या उन 500 बच्चे के नाम को लिखूं? क्या मैं 500 बच्चे को यहां पे लिखूं तो फिर कितना गंदा अकाउंट्स दिखेगा दुनिया को दिखाने के लिए जो अकाउंट्स सब बना रहे हैं। अकाउंट्स कहते हैं काम करो जी, सारे बच्चों के नाम को मत लिखो, आप एक काम करो, नाम के बजाय यहां पे ना एक काम करो, लिख दो एडवांस। क्या जी, कौन सा रेवेन्यू? फीस ना, तो एडवांस फीस कह दो आप यहां पे, एडवांस फीस। अरे जैसे एक लड़के के हजारों नाम होते हैं ना, उसी तरीके से रेवेन्यू के भी हजारों नाम है, रेंट, कमीशन, फीस, बहुत सारे नाम होते हैं। उसी में से क्या है जी, फीस। तो अगर फीस आपने एडवांस में रिसीव किया तो एडवांस फीस कह देना, ये लायबिलिटी है मेरे बच्चे, ऑब्लिगेशन है। हमने एडवांस में जब कोई पैसा रिसीव कर लिया, हम उसे क्या करेंगे, एडवांस फीस के नाम से लिखेंगे आपका। तो आया कितना कैश, 230, इनकम कितना हुआ, 210, और 20,000 रुपए क्या हो गया, मेरी लायबिलिटी बन गया। ये बातें मैंने आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करके दिखा दी। कोई भी आदमी को अगले साल अगर सर्विस रेंडर करना है तो हमारा इनकम नहीं हो सकता है, तब तक नहीं होगा जब तक कि मैं सर्विस रेंडर ना कर दूं। अगले साल मैं क्या करूंगा, जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो अपनी लायबिलिटी खत्म कर दूंगा, इनकम मान लूंगा, मेरा इनकम हो चुका है, बट आज तो वो लायबिलिटी है, ठीक है ना। तो आई जरा, मैंने आपको कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि आपका बेसिकली आपका कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। गुड्स के केस में और सर्विसेज के केस में दोनों में बात सेम है कि अगर आपने गुड्स बेच दिया या फिर आपने सर्विसेज रेंडर कर दिया तो आपका रेवेन्यू हो चुका है। पैसा आपके पास आए चाहे पैसा बाद में आए, फर्क नहीं पड़ता। अगर पैसा एडवांस में आ चुका है तो इसका मतलब रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू काम करना होता है, सर्विस को रेंडर करना है। हाँ, एक नोट लिख दो यहाँ पे, मैंने आपको एक वर्ड दिया था जी, एडवांस आपका एडवांस रेवेन्यू कह दूं या एडवांस इनकम कह दूं, ये दोनों का मतलब क्या होता है एडवांस का आपका लिखना। इट मीन्स, इसका मतलब है इट मीन्स रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस। हमने रिसीव्ड किया है इन एडवांस में रिसीव किया है, एडवांस में, है ना। इट मीन्स, इसका मतलब होता है, इट मीन्स
टिल नाउ, अभी तक सर्विसेज कहते हैं कि हैव नॉट बीन रेंडर्ड। मेरे बच्चे अभी तक हमने सर्विसेज को रेंडर नहीं किया है। इट मीन्स सर्विसेज अभी तक रेंडर नहीं किया है आपका। इट मीन्स टिल नाउ सर्विसेज हैव नॉट बीन रेंडर्ड बट कैश हैज बीन रिसीव्ड। मेरे बच्चे हमने कैश तो रिसीव कर लिया, कैश हैज बीन रिसीव्ड, लेकिन अभी तक हमने काम नहीं किया। और क्योंकि काम नहीं किया, इट विल बी treated as an obligation, ये एक ऑब्लिगेशन माना जाएगा। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है जी? लायबिलिटी। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या? लायबिलिटी फॉर द फर्म। मेरे बच्चे फर्म जो है फिलहाल मेरा एक ऑब्लिगेशन लायबिलिटी माना जाएगा। हाँ, ये जो एडवांस रेवेन्यू है ना बच्चे, ये जो एडवांस रेवेन्यू या कह दो एडवांस इनकम, इसको कई नाम से जानते हैं। एडवांस इनकम कहते हैं इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको और भी कई सारे नाम से जानते हैं। आप कह सकते हैं यहां पे आपका अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड रेवेन्यू, जो भी बोले। फीस तो अनअर्न्ड फीस, अनअर्न्ड, अर्न नहीं किया, बस हमने क्या किया जी? आपका रिसीव कर लिया। अनअर्न्ड, हमने अर्न नहीं किया, अभी काम नहीं किया, बट पैसा रिसीव किया। अनअर्न्ड इनकम उसको कह सकते हैं आप। यहाँ पे अनअर्न्ड फीस के केस में, रेंट के केस में अनअर्न्ड रेंट कह सकते हैं, कुछ भी नाम है। और भी कई सारे नाम होते हैं, मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल तो बस उतना ही बता रहा हूं जितना आपके दिमाग में बातें बैठ जाए। तो लीजिए, हमने यहाँ पे आपको दिखाया, ये हमारा क्या होता है जी? एडवांस आपका। चलो अब जरा बताओ, दिमाग शांत करके मैं यहाँ पे सब कुछ मिटाता हूँ, और मुझे मिटाना है, और मुझे आपसे 2-3 सवाल अब पूछने हैं। जरा बताना कि क्या आपके दिमाग में जवाब सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। मुझे ये बताइए कि अगर दुनिया वाले आपसे पूछते हैं, अगर दुनिया वाले आपसे कहते हैं कि जरा बताओ जी कि आपका रेवेन्यू क्या होता है। पूछ दिया किसी ने, आप रोड पे जा रहे थे, एक भिखारी था, उसने भीख ना मांग के पूछ दिया ये कि बताओ रेवेन्यू क्या होता है। तो आप उनको समझाना कि देखो जी, सर्विसेज को रेंडर करना या गुड्स को बेच देना हमारा रेवेन्यू होता है। पैसा आया या पैसा नहीं आया, इससे फर्क नहीं पड़ता। काम कर दिया तो हम अपना रेवेन्यू मानेंगे अकाउंट्स में, क्योंकि अकाउंट्स काम करता है एक्रूअल बेसिस पे। एक्रू हो जाना, ड्यू हो गया तो इनकम मान लिया, पैसा चाहे कभी भी आए। एडवांस में अगर कोई पैसा हमें दे दिया है तो वो हमारा इनकम नहीं है। अगर एडवांस में कोई पैसा मेरे पास आएगा तो वो इनकम नहीं कहा जाएगा, जब तक कि मैं उसको गुड्स बेच ना दूं या फिर सर्विसेज को मैं रेंडर करना दूं। जब तक ये काम ना हो जाएगा तब तक वो हमारी लायबिलिटी मानी जाएगी। एक ऑब्लिगेशन है जिसको हमने एडवांस रेवेन्यू के नाम से दिखाया। आपको बात समझ में आ गई? हम उसको अनअर्न्ड भी कहते हैं। पता है, एक बात बताऊं, सचमुच में मुझे आपसे बहुत सारी बातें करने का मन करता है, लेकिन लगता है कि फिर बीच में कहीं आप गुस्सा ना हो जाओ कि सर क्यों फालतू में बकबक करते रहते हैं। बच्चे अकाउंट्स ना समझना ये इतना सिंपल है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन पता नहीं क्यों अकाउंट्स को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा कि लगता है कि बच्चे इससे कांपते हैं। मैं आज से 80-85 साल पहले की बात कह रहा हूं, जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था आपके जैसा। उस समय मेरे बच्चे अकाउंट्स में जब हमारी पहली क्लास हुई, अपने कॉमर्स के अंदर में 11th क्लास की बात कर रहा हूं, तो जब मेरी पहली क्लास हुई ना, तो पहली क्लास में हम लोग के क्लास में कम से कम 80 बच्चे थे, 80। अगली क्लास में पता चला कि सिर्फ 30 बच गए। 50 कहाँ गए? मर गए, सब सुसाइड कर लिया। किसी ने तालाब में कूद के मर गए, किसी ने छत से ऊपर से कूद गए, कोई तो पेड़ पे ही लटक गया, किसी ने अपने पता नहीं क्या क्या किया। सबने लिखा आई क्विट। लिखते नहीं मरने के टाइम पे सुसाइड जब करते आई क्विट, तो उन्होंने आई क्विट कर दिया और खत्म हो गए। कुछ बच्चे तो पता चला कि अकाउंट्स को समझने के लिए अगली क्लास में चले गए निर्मल बाबा के पास। नाम सुना आपने? निर्मल बाबा, अरे गीता माता, सॉरी क्या नाम है, राधे माँ, नाम तो सुना होगा। आसाराम बापू नहीं सुना? अरे राम रहीम अभी तो सुना। ये लोगों के पास चले गए कि भगवान आप जरा हमें कृपा दो ना, हमें अकाउंट सीखना है सर, कैसे सीखना, जरा कृपा दो ना। उन्होंने पता नहीं क्या क्या उनको किया, और फिर पता चला कि अगली क्लास में 10 बच्चे और मर गए जो उनके पास गए थे।
उनको कितना भूत प्रेत लगाया गया, ये सब खत्म हो गए। फिर मेरे बच्चे 20 क्लास बच्चे बच गए, और पता चला कि 4-5 क्लास के बाद सब मर गए, सिर्फ मैं बच गया, क्योंकि वो पता नहीं क्या करते थे, मैं पता नहीं क्या, बट मैं बच गया। मुझे ब्रह्मा जी मेरे पास आए थे, उन्होंने क्या किया, जब सारे बच्चे मर रहे थे तो उनको इस दुनिया को बचाना था, और इस दुनिया को बचाने के लिए उन्होंने संतोष को चुना कि आपको ही मैं सारे ज्ञान दे देता हूं ताकि आगे से नौबत ना आए किसी बच्चे को मारने के लिए। उन्होंने ऐसे किया, एक दिव्य शक्ति यहां से निकली, मेरे यहां पर टकराई, और फिर मैं अकाउंट सीख गया। बस यही कहानी हुई, बचा लिया मुझे ब्रह्मा जी ने बच्चे, मैं भी मरने वाला था, ऐसा निकल के आता है। लेकिन कौन सी खास बात है, क्यों ऐसा नौबत आया, जरा बताओ। ऐसी छोटी छोटी बातों के चलते अगर कोई बच्चा मरे तो फिर क्या फायदा निकल के आता है। अरे मैं कहता हूं कि सीखो ना, ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठ गए एक बार, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बड़ी डिग्री को अचीव करने से रोक नहीं सकती। वो चाहे कोई भी डिग्री हो, आपको इतना सिंपल लगे कि मैं क्या बताऊं। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट जहां पे हम स्ट्रॉन्ग करना शुरू करते हैं, हम वहीं पे अपने काम को खराब कर लेते हैं, और इसके चलते इस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट खराब हो जाता है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते पता नहीं कैसा लगना शुरू हो जाता है। लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया ना एक बार, उनको तो सारी चीजें मस्त लगना शुरू हो जाती है। मैं सच बोल रहा हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। चलो, ये बात हमारी हो गई आपकी रेवेन्यू को लेकर। मुझे अब आपको 2 वर्ड और समझा देना है, एक हमारा कैपिटल और एक हमारा यहां पे लायबिलिटी। देखो, लायबिलिटी में समझाते समय एक चीज तो बता चुका हूं, ऑब्लिगेशन। किसी भी तरीके का ऑब्लिगेशन अगर आपके ऊपर में आता है तो आप कह देना वो हमारी लायबिलिटी है। ऑब्लिगेशन हमारा क्या होता है जी, लायबिलिटी होता है, मैंने आपको बताया ना। तो मेरे बच्चे, ऑब्लिगेशन जो है हम उसको लायबिलिटी मानेंगे। किसी तरीके का अगर आता है, चाहे पैसा हमें रिफंड करना है, चाहे किसी के लिए काम करना है, तो दैट बिकम्स आवर लायबिलिटी। लिख दो वहां पे ऑब्लिगेशन। अब मुझे कैपिटल का और लायबिलिटी का आपको मीनिंग और समझाना इन डेप्थ। आप मरोगे तो नहीं ना? नहीं सर, नहीं, हम नहीं मरने वाले सर, हम आपके जैसे कार थोड़े हैं, हम तो सर स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक बोला आपने। आइए जरा मैं आपको बताऊं इसका मतलब क्या होता है। पता बच्चे, अकाउंट्स काम करता है आपका डबल एंट्री सिस्टम पे। डबल एंट्री सिस्टम सर हम लिखे ना, जितना लिखाऊंगा वही लिखना, बस सुनते चलो। डबल एंट्री सिस्टम। सर डबल एंट्री का क्या मतलब होता है? देखो, दुनिया वालों से पूछोगे कि सर डबल एंट्री का मतलब क्या होता है, तो दुनिया वाले कहेंगे डबल इम्पैक्ट। कोई और अच्छा वर्ड देगा तो कह देगा कि भैया डुअल एस्पेक्ट। डुअल यानी कि 2 एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट कह देंगे लोग आपका। कुछ कह देंगे कि यार मैं तो आपको ठीक से समझाऊंगा, डुअल एस्पेक्ट मतलब डेबिट एंड क्रेडिट। वो लोगों का दायरा सिर्फ यहां तक समझाने का है। यही बातें कहते हैं। डबल एंट्री हो गया। डबल एंट्री का मतलब डुअल इंपैक्ट, 2 जगह इंपैक्ट दिखाना। डुअल एस्पेक्ट, 2 एस्पेक्ट होना। डेबिट क्रेडिट मतलब 1 डेबिट 1 क्रेडिट 2 आपके हो गए। कुछ बातें ऐसी होंगी, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं समझेंगे। हमारा काम ऐसे समझना नहीं है बच्चे, अदरवाइज हमारे अंदर भी वो बीमारी आ जाएगी। आओ ना, मैं आपको समझाता हूं कि डबल एंट्री का क्या मतलब होता है। डबल एंट्री का मतलब होता है, ध्यान देना, नो डाउट कि डुअल एस्पेक्ट, 1 एस्पेक्ट 2 एस्पेक्ट। लेकिन इस 1 और 2 का क्या मतलब होता है? इस 1 2 का क्या मतलब होता है मेरे बच्चे? डुअल एस्पेक्ट का सुनना और दिमाग के किसी कोने में बैठा लेना। पूरे अकाउंटेंसी में आपको बताऊंगा। डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है, पहला एस्पेक्ट हमारे बिजनेस में क्या आता है और क्या जाता है। हमारे बिजनेस में क्या आया और क्या चला गया, ये हमारा पहला एस्पेक्ट होता है। क्या आया क्या गया वो बताओ बिजनेस में, और दूसरा उसके पीछे का रीजन बताओ कि ये आने जाने के पीछे क्या रीजन है। पर बच्चे, जब किसी चीज के आने जाने के साथ हम उसके रीजन को रिकॉर्ड करते हैं, उसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। सर समझ में नहीं आया सर, आप भाषण देते हो ठीक है, लेकिन बातें बैठे नहीं सर दिमाग में। आप थोड़ा दिमाग में बैठाओ ना सर बातों को ठीक से। आओ मैं समझाता हूं,
और क्यों ना मैं इसको इन्हीं दोनों वर्ड से आपको समझाऊं, ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। जरा सुनना मैंने क्या बताया। मैंने आपको यहां दिखाता हूं एक बैलेंस शीट। लो सर, आज आपको कुछ हो गया है, आप ना सर ऐसे वैसे वर्ड यूज कर रहे हो जिन वर्ड्स के बारे में आपने आज तक आपने कुछ डिस्कस ही नहीं किया। ये बैलेंस शीट क्या होता है सर, ये बैलेंस शीट क्या होता है? मेरे बच्चे कुछ नहीं है, अभी आप इतना समझ लो, बैलेंस शीट का मतलब है कि बिजनेस के जितने सारे एसेट्स होते हैं उनको हम यहां रिकॉर्ड करते हैं, और बिजनेस में जो कैपिटल है, जो बिजनेस का जो कैपिटल है और बिजनेस की जो लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटी कर्ज, उनको हम यहां रिकॉर्ड करते हैं। बस इतना समझ लो फिलहाल तक। इसका मीनिंग मैं आगे बताऊंगा जब चैप्टर आपका आएगा। फिलहाल तो इतना समझ लेना, बैलेंस शीट का मतलब एक ऐसा जगह जहां किसी बिजनेस में एसेट्स कितने हैं, कैपिटल कितने हैं, लायबिलिटी कितने, उसकी रिकॉर्डिंग आपकी होती है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कैपिटल का, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। ध्यान देना, ये बैलेंस शीट जो है ना बच्चे, ये बैलेंस शीट जो आपका है ये सीओसी का है, सीओसी लिमिटेड, सीओसी का। लिमिटेड हटा दो, मैं सीओसी में 100 मतलब अपने फर्म की बात कर रहा हूं। मान लो सीओसी आपका यहां पे उनका बैलेंस शीट है। याद रखना, याद रखना, जिस दिन मैंने सीओसी को स्टार्ट किया, जिस दिन मैंने सीओ को स्टार्ट किया, हमारे अकाउंटिंग के नॉलेज में, हमारे कानून के नॉलेज में मेरे बच्चे सीओसी अलग हो गया और सर यानी कि मैं, आपके जो संतोष सर हैं, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, ये अलग है, ये अलग है। कल को आपको अगर मान लो जॉब करने का मन किया और मान लो आप इस फर्म में अपॉइंट हुए, तो मेरे बच्चे आप जो अकाउंटेंट बनोगे ना, आप जो अकाउंटेंट बनोगे, आप जो अकाउंटेंट बनोगे वो सीओसी का बनोगे, ना कि सर का। आपने एक फर्म के लिए, एक कंपनी के लिए अकाउंटिंग करना है। मैं आगे बताऊंगा, अभी ज्यादा बताना आपके लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरे बच्चे हमारा अकाउंट्स पता है कैसे रिकॉर्डिंग होता है। अकाउंट्स ये मानते हुए रिकॉर्ड होता है कि सेपरेट एंटिटी, एक नया वर्ड फिर से दे रहा हूं, ये वर्ड पे आऊंगा आगे डिटेल में समझाऊंगा, ये बार बार यूज करूंगा, ये रटना नहीं है। सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है, हमारा अकाउंट्स कहता है भैया जिस दिन फर्म को मैंने क्रिएट किया, फर्म अलग हो गया, मैं अलग हो गया। फर्म एक अलग पर्सन माना जाएगा बच्चे कानून के नजर में, और मैं एक अलग पर्सन मानू जाऊंगा। मैं अलग हूं, फर्म मेरा अलग है। और जितने अकाउंट्स की बातें मैं सीख रहा हूं ना, स्टार्टिंग से लेकर टिल द एंड, वो परचेज, वो सेल, वो आपका कैश, वो डेटर्स, वो क्रेडिटर्स, सारी बातें किसके लिए सीख रहे हैं? इस फर्म के लिए, इस सीओसी के लिए, मेरे लिए नहीं। मैं तो एक अलग इंसान हूं बस। आप इनके लिए बात करोगे तो देखो क्या हुआ। अब सीओसी को मैंने स्टार्ट कर दिया। आप बताओ स्टार्ट करते ही क्या सीओसी चलना शुरू हो जाएगा क्या? बताओ जरा, अगर मैंने सीओसी को स्टार्ट कर लिया तो क्या स्टार्ट करते ही ये अपने आप काम करेगा क्या? नहीं सर नहीं, अभी तो कुछ इनके पास है ही नहीं, इनको पैसे चाहिए सर चलने के लिए। अरे फर्म जो है उसको पैसे, टाटा कंपनी के लिए पैसे चाहिए, रिलायंस को पैसे चाहिए, सीओसी को पैसा, तभी तो काम करेंगे। अब बताओ इस नए फर्म में इनमें पहले पैसा कौन लगाएगा? मालिक लगाएगा। पहले पैसा मालिक यानी कि ओनर लगाएगा, क्योंकि अभी इस फर्म को कोई भी नहीं जानता। मैंने उसको स्टार्ट किया बच्चे, मैं उसका पापा हूं, मैंने इस फर्म को स्टार्ट किया है, तो मुझे ही इसमें विश्वास करना होगा और मुझे इसमें पैसे लगाने होंगे। मान लो सीओसी जिस काम के लिए एजुकेशन में स्टार्ट हुआ, उसके लिए 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। 5 लाख की रिक्वायरमेंट है। मेरी बात ध्यान सुनना, मैं आपको बहुत सारी बातें इन डेप्थ समझाने वाला हूं। तो आप देखो यहां पे क्या हुआ कि इस फर्म को 5 लाख की रिक्वायरमेंट है। बताओ ये 5 लाख रुपए जो सीओसी को चाहिए वो कौन देगा? संतोष सर, इनके मालिक देंगे। पर बच्चे इस मालिक ने क्या किया? अपने घर से पैसा इस फर्म में लगा दिया, इस फर्म में लगा दिया। तो बताओ फर्म के पास क्या आया? सर फर्म के पास एसेट्स आएगा जिसका नाम है कैश। कैश आएगा। गलत बोला क्या? अरे पैसा ही तो लगाऊंगा, पैसा ही तो लगाऊंगा। तो पैसा जो लगाया 5 लाख रुपए, मैंने फर्म में क्या लगाया? पैसा लगाया। पैसा, नोट नहीं देखा, पैसा। पैसा कैसा होता है? तो मेरे बच्चे मैंने पैसा लगाया, सीओसी के पास कैश आ गया। कितना कैश आ गया जी? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए ये इनका एसेट्स हो गया। पहले ये मेरा एसेट्स था, लेकिन मैं जब इस बिजनेस में लगाऊंगा तो क्या बिजनेस का एसेट्स हो जाएगा। 5 लाख रुपए इनके पास आ गए। मेरे बच्चे हमारे कानून में
मैंने पहले कहा है कि मैं अलग हूं और आप अलग हो। जब भी आपके पास कुछ आएगा, जब भी आपके पास कुछ आएगा तो कानून आपसे पूछेगा कि ये 5 लाख आपके पास कहां से आए। बोलो ना, ये 5 लाख रुपए आपके पास कहां से आए, ये कानून आपसे पूछेगा। तो आप जरा बताओ क्या बोलोगे, ये पैसा आपको किसने दिया है? अगर आप एक अलग पर्सन हो तो ये 5 लाख आपको किसने दिया? सर ओनर ने दिया है, ओनर ने। संतोष सर इस फर्म के ओनर हैं, तो उन्होंने क्या क्या पैसा लगाया। मेरे बच्चे, सीओसी के अकाउंटेंट को यानी कि आपको कहा जाएगा कि आप लिखो अपने अकाउंट्स में कि जो 5 लाख रुपए कैश आपके पास आया है, ये पैसा आपके ओनर ने दिया है। ओनर यानी कि मालिक ने दिया है। मेरे बच्चे, ओनर को ही थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हुए, हम यहां पे क्या करते हैं जी, कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल यानी कि 5 लाख रुपए, 5 लाख। बात समझने में क्या बता रहा हूं आपका? कैपिटल क्या है? तो आप देखो, बिजनेस में जब भी कुछ आएगा और अगर वो पैसा ओनर ने कंट्रीब्यूट किया है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल का नाम देंगे। यही तो बात निकल के आ रही है। तो कैपिटल का मतलब क्या? जो अमाउंट, ध्यान से, जो अमाउंट ओनर ने कंट्रीब्यूट किया उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। लेकिन जरा आप ध्यान से देखना, डबल एंट्री सिस्टम नजर, अभी कंफ्यूजन दिमाग में मत आने देना। मत सोचे इफ और कुछ भी, मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा। आज जितना मैं बोल रहा हूं सिर्फ उतने पे फोकस करो ना, थोड़ा सा मेरे साथ थोड़ा सा फोकस करो ना। ये देखो, मैं आपके लिए सीओसी का अकाउंटेंट आप हो, तो इनके लिए समझा रहा हूं। इनके लिए क्या हुआ जरा बताओ। सीओसी में आया क्या? ओनर ने सीओसी में क्या दिया? सर कैश दिया। ये देखो कैश आ गया, ये कैश आ गया। कितने आ गए? 5 लाख रुपए। फिर सीओसी से पूछा गया, हमारे लॉ ने पूछा, अकाउंट्स ने पूछा कि ये 5 लाख जो आपके पास आया वो कहां से आया, किसने दिया? तो इन्होंने कहा कि मुझे मेरे ओनर ने दिया है। मेरे बच्चे, ये पैसा मुझे मेरे ओनर ने दिया है। तो इस बात को रिकॉर्ड करने के लिए आपको लिखना पड़ता है कैपिटल 5 लाख रुपए। कैपिटल 5 लाख रुपए है ना, वही आपका कैपिटल का निकल के आया। कैपिटल जैसे सर कैपिटल क्यों हमने संतोष सर का यहां पे नाम क्यों नहीं लिखा? लिख सकते थे कि हाँ भैया ये 5 लाख मेरे संतोष सर ने दिया है। लेकिन मेरे बच्चे जरा बताओ कि क्या आप अपने पापा मम्मी को उनके नाम से पुकारते हो क्या? आप अपने पापा मम्मी को नाम से पुकारते हो क्या? नहीं सर, नहीं, हम नाम से नहीं पुकारते। हम तो पापा को पापा कहते हैं, मम्मी को मम्मा कहते हैं। मेरे बच्चे, आप रिस्पेक्ट देते हो ना? सर हाँ, हम भी, ये जो फर्म है ना, ये भी अपने पापा को रिस्पेक्ट देता है। उनके नाम से पुकारने के बजाय उनको कहता है कैपिटल। प्यार से कहता है मेरे बच्चे। तो बिजनेस में जो कुछ आया वो कैश आया, किसने दिया? ओनर ने। तो उसके नाम से रिकॉर्ड करो। दिस इज कॉल्ड कैपिटल। आपका रिकॉर्डिंग इन नेम ऑफ ओनर, अभी डेफिनेशन दूंगा, बस सुनते चलो मेरी बात को। यहां पे मेरे बच्चे, इस सीओसी को एक बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है। इनको एक बिल्डिंग चाहिए। अब हुआ क्या, इनको जो बिल्डिंग चाहिए, तो इनके जो ओनर है ना संतोष सर, इन्होंने क्या किया, अपनी एक बिल्डिंग जो इनके घर में थी बिजनेस में डाल दी, बिजनेस के नाम पे, कि भैया ठीक है लो बिजनेस में यूज करेंगे। मुझे बताओ, अगर इन्होंने 20 लाख रुपए की बिल्डिंग, 20 लाख की बिल्डिंग इनको दे दिया, सीओसी को दे दिया, तो बताओ सीओसी जो एक अलग पर्सन है, आप उसके एंगल से सोचना, बताओ उसके पास क्या आया। अगर मैंने आप अलग हो, मैं अलग हूं, आप सीओसी हो, मैं आपका मालिक हूं, मैंने 20 लाख रुपए की बिल्डिंग अगर आपको दे दी, तो आपके पास क्या आया? सर बिल्डिंग आया। मेरे बच्चे, आपके पास क्या आया? बिल्डिंग आया। तो आप यहां पे क्या करेंगे? आप बिल्डिंग को रिकॉर्ड करेंगे। कितने की बिल्डिंग आई जी? 20 लाख की। मान लो आएगा तो बिल्डिंग ही ना। अरे आएगा तो, जब मैं बिल्डिंग दूंगा तो बिल्डिंग आएगा, कैश दूंगा तो कैश आएगा। आपके पास क्या हुआ? बिल्डिंग आ गया। आप बताओ ये बिल्डिंग किसने दिया है? ये बिल्डिंग जो आपके पास आया किसने दिया? ओनर ने दिया। तो क्योंकि ओनर ने दिया है उसके नाम से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जो कैपिटल 5 लाख लिखा था, अब 20 से बढ़ाना होगा मेरे बच्चे। तो 5 और 20 कितना हो गया? 25 लाख हो गया। बहुत जालिम है दुनिया, बहुत जालिम है मेरे बच्चे। हर समय सवाल पूछती है, ये कहां से आया, वो कौन दिया। तो बेचारे के पास मुंह थोड़े है, सीओसी के पास मुंह कहां है।
ये तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसको हमेशा अपने बुक में रिकॉर्ड करना होगा कि जो भी कुछ इसके पास आ रहा है वो कहां से आ रहा है, ताकि दुनिया वाले इसके मुंह से ना पूछें, देख के समझ जाए कि भैया इनके पास जो है वो सारा का सारा ओनर ने कंट्रीब्यूट किया है। ओनर का कंट्रीब्यूशन बिजनेस में इज कॉल्ड आपका कैपिटल। पता है बाहर वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, अरे जो ओनर कैश दे रहा है ना, ये देखो मान लो मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास पॉकेट में एक भी पैसे नहीं है, पापा मुझे पैसा देते नहीं है, मान लो ये पैसे हैं, मान लो ये खूब सारे पैसे हैं, है ना। दुनिया वाले कहते हैं कि ओनर ने जो बिजनेस में कैश लगाया ना वो कैपिटल है। मेरे बच्चे वो गलत जवाब है। बिजनेस में जो ओनर ने कैश लगाया वो कैपिटल नहीं है, वो तो कैश है, ये तो कैश है। कैपिटल क्या होता है, ये कैश बिजनेस में किसने दिया, ओनर ने, अगर हाँ उसके नाम से रिकॉर्ड करो। ये रिकॉर्डिंग जो हो रहा है ना बच्चे, इन नेम ऑफ ओनर, दिस इज कॉल्ड कैपिटल। ये कैपिटल है, ये कैपिटल थोड़े ही, ये तो कैश है जी। अगर ओनर बिल्डिंग देगा तो बताओ बिजनेस में क्या आया, बिल्डिंग आया। आप बताओ ये बिल्डिंग किसने दिया, ओनर ने, अगर हाँ तो उसके नाम से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग इन नेम ऑफ ओनर इज कॉल्ड द कैपिटल। मेरे बच्चे ये कैपिटल होता है, ये कैपिटल नहीं होता। आप मेरी बात सुन रहे हो ना सर? हाँ सर, आप हम पे गुस्सा करो। नहीं बच्चे नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा मैं क्या करूं, पता नहीं इस चीज को पढ़ाते समय इतना जोश आ जाता है कि मैं सब कुछ भूल जाता हूं। बस मुझे याद रहता है कि आप मेरे सामने बैठे हो, मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है। ये बहुत बड़ा कीड़ा है जो दुनिया में बच्चों के अंदर रहता है, जो आपके अंदर नहीं रहेगा। देखो ना अब आगे कितना मजा आएगा। एक बात बताओ, सीओसी को अगर 10 लाख रुपए और चाहिए, अगर सीओसी को, इस फर्म को 10 लाख रुपए और चाहिए, और मान लो इसके ओनर के पास पैसा नहीं है, अगर ओनर के पास पैसा नहीं है तो क्या सीओसी बंद हो जाएगा क्या? अगर टाटा कंपनी को आज पैसे की रिक्वायरमेंट है और मान लो उसका ओनर पैसा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, तो क्या टाटा कंपनी बंद हो जाएगा क्या? नहीं सर नहीं, वो बंद नहीं होगा, वो एक ब्रांड बन चुके हैं। तो अगर ओनर पैसा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा तो कंपनी, फर्म क्या करेगी, बैंक से लोन ले लेगी। अरे बैंक से लोन ले लेगी, क्या फर्क पड़ता है, बैंक से लोन ले लेंगे। और अगर हमने बैंक से लोन लिया, मान लो सीओसी ने क्या किया जी, 10 लाख रुपीज बैंक से क्या किया, लोन ले लिया। लोन, बताओ ना सीओसी के पास आएगा क्या? लोन लेगा तो आएगा क्या सर? कैश आएगा सर। लोन लूंगा तो भी पैसे ही तो आएंगे। अरे लोन क्या लूंगा, चॉकलेट थोड़े लूंगा, पैसे ही तो लूंगा। तो सीओसी अगर मान लो 10 लाख बैंक से लोन लेगा तो सीओसी के पास क्या आएगा, कैश आएगा। ये कैश जो आपका यहां पे 5 लाख रुपए था बड़े बच्चे, वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 15 लाख। 10 लाख से कैश बढ़ गया, बढ़ा ना सर? हाँ सर हाँ। आप मुझे बताओ ना, अभी सीओसी के पास जो 10 लाख रुपीज कैश आया है, सीओसी के पास जो 10 लाख रुपीज कैश आया, क्या वो ओनर ने दिया है क्या? क्या ओनर ने दिया है क्या? नहीं सर नहीं, ओनर नहीं दिया। किसने दिया? बैंक वाले ने। उसके नाम को लिखना पड़ेगा कि हमने बैंक वाले से पैसा लिया है। डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री। एक क्या आया क्या गया वो बताओ, दूसरा उसके पीछे का रीजन भी तो बताना पड़ेगा, तो मेरे बच्चे ये जो 10 लाख कैश आया ना, वो कैश बढ़ गया क्योंकि इस पैसे को बैंक वाले ने दिया है। तो या तो उस बैंक वाले का नाम लिखो, एचडीएफसी बैंक, या लिखो बैंक लोन, या कुछ भी लिखो, लोन फ्रॉम बैंक लिखो, आपकी मर्जी है, लेकिन लिखना पड़ेगा कि भैया हमने 10 लाख का बैंक वालों से लोन लिया है, 10 लाख का हमने बैंक वाले से लोन लिया है। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। आप मेरी बात समझना, मैं बात आपसे कर रहा हूं। तो मेरे बच्चे बिजनेस में जरा चेक करो, अगर कोई कहे कि बताओ बिजनेस में आपका एसेट्स कितना है, जरा बताओ। सीओसी के पास टोटल एसेट्स कितने हो गए, 35 लाख। 35 लाख। मुझे बताओ इस 35 लाख में, ये जो 35 लाख आपका है, इस 35 में ओनर ने कितना दिया है, 25। बैंक वाले से कितना लिया, 10। ये तो हमें बताना पड़ता है बिकॉज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम की ये कहां से आए। कोई पूछ दे आपसे कि 35 लाख रुपए कहां से है, तो फिर क्या बताओगे, वो जवाब देना पड़ेगा बच्चे। तो पता है कोई कहना कि जरा बताओ कैपिटल क्या होता है, तो आप उनको समझाना कुछ ऐसे वर्ड में कि कैपिटल जो है, लिखेंगे यहां पे कैपिटल
इज द क्लेम, ये क्लेम है, इज द क्लेम ऑफ ओनर, ओनर का, कहा जी, इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस, इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। सर कैपिटल का मीनिंग आपने पहले भी समझाया था। हाँ बच्चे हाँ, वो तो मैंने ऐसे ही बताया था जब बहुत छोटे बच्चे थे। अब आप थोड़े बड़े हो रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो मीनिंग को मैं एडवांस करते चला जाऊंगा आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एग्जाम में अगर आए कैपिटल का मतलब क्या होता है वो भी लिख सकते हो कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, जो आपने पहले देखा था, और ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों लिख दीजिए और अच्छी बात है। लेकिन बहुत इनडेप्थ बात है, खुद को समझने के लिए ये बात आपको जानना ही पड़ेगा। तो कैपिटल क्या है जी, ये एक क्लेम है ओनर का बिजनेस के टोटल एसेट्स में। कोई पूछे लायबिलिटी क्या, या तो कह देना ऑब्लिगेशन है, या कह देना ये क्लेम है। ये क्लेम है किसका जी, ऑफ आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स। मेरे बच्चे ओनर को छोड़ के बाकी सबको मैं क्या बोलूंगा, आउटसाइडर्स। तो ये क्लेम है आउटसाइडर्स का कहां, तो कहते हैं कि इन द टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस, इन द टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस में जो टोटल आपके एसेट्स होते हैं, उस टोटल एसेट्स में जो बाहर वालों का क्लेम होगा उसको हम किस नाम से जानेंगे, लायबिलिटी के नाम से। आप मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूं आपका। तो सिंपल शब्दों में कैपिटल क्या है जी, तो बिजनेस में ओनर का क्लेम। लायबिलिटी क्या है, आउटसाइडर्स का, उनके नाम से रिकॉर्डिंग करना। हमने बैंक लोन लिया तो लिखा जी जिसका नाम लोगों, मान लो मैंने आपसे लोन लिया, फर्म ने मान लो आपका नाम राहुल है और 10 लाख रुपए आपसे लिया, तो आया क्या, कैश आया। किससे लिया, राहुल से, तो लिखो यहाँ पे राहुल का नाम लिखो ना। कोई बंदिश नहीं कि आपको यही नाम लिखना है, जो भी नाम लिखना है लिखो, बट बताना पड़ेगा हमने पैसा किससे लिया है, ठीक है ना सर। हाँ एक बात बताओ, मैं अब इनको हटाता हूं, संतोष सर को यहां से मिटाता हूं और मैं आपको फर्म की बातें करता हूं। जरा बताओ, आपकी बात कर रहा हूं, ध्यान देना। आप बताओ सीओसी में टोटल एसेट्स कितने के हैं, 35 लाख। इस 35 में आपने कितना दिया है, 25। आपने कितना दिया, 10। ये आपके नाम से रिकॉर्डिंग है, किसने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया। क्लेम है कैपिटल, एक क्लेम है ओनर का इन टोटल एसेट्स, इस टोटल में से, इसमें से आपने कितना कंट्रीब्यूट किया और इसमें से आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। एक बात बताओ, मान लो फर्म ने क्या किया, जो 15 लाख रुपए का कैश इनके पास है, जो 15 लाख का कैश है, इसमें से 8 लाख का इन्होंने मशीन परचेज कर लिया। बिजनेस करना है ना, मशीन तो चाहिए, कैसे काम चलेगा। तो पता क्या हुआ जी, सीओसी ने 15 लाख का जो कैश पड़ा है ना बच्चे, इसमें से 8 लाख रुपए का मशीन परचेज कर लिया। मशीन भी हमारा एसेट्स होता है ना। तो क्या होगा जरा बताओ, इनका कैश कम हो जाएगा कितने से, 8 लाख से, और एक नया एसेट्स इनके पास आ जाएगा जिसका नाम क्या है जी, मशीन। कितने का, 8 लाख का। तो बताओ अब कैश कितना बच जाएगा, 15 माइनस 8 यानी कि 7 लाख। बताओ कैश यहां कितना बच जाएगा, 7 लाख। तो कैश हमारा कितना बच गया, 7 लाख का अमाउंट। अभी भी बैलेंस शीट टैली कर रहा है ना बच्चे। 7, 28, 35 पे हमारा इतना आपका। तो आप कुछ भी करो, जो परचेज करना करो, लेकिन भैया हम तो बोलेंगे कि हमने 25 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है, और आप कितना जी, 10 लाख का। जितना आपने इस फॉर्म में कंट्रीब्यूशन किया है, उस अमाउंट को उस नाम से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आज ना मैंने आपको देखो तो एक वर्ड दिया जी, आपका एक्रूअल बेसिस, ड्यू बेसिस, जिसमें पूरे अकाउंटेंसी को लेकर चलेंगे। एक्सपेंस इनकम करंट ईयर का है तो रिकॉर्ड होगा, पेमेंट हो चाहे पेमेंट ना हो। एक नाम आपको दिया था पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी, कि अपने बिजनेस का जो टाइम पीरियड होता है, हम छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड करते हैं। उसमें एक टुकड़ा जो 1 वर्ष का माना जाता है बच्चे, हम उसको आपका लेके चलते हैं। 1 साल का कितना एक्सपेंस हुआ, 1 साल का कितना इनकम हुआ, 1 साल के एंड में एसेट्स कितने हैं, 1 साल में लायबिलिटी, वो हम 1 साल की बातें करते हैं। ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट एक आएगा बाद में, ये वर्ड ध्यान रखना, डिटेल में आगे समझाऊंगा थ्योरी वाली क्लास में, ये वहां जाता है। फिर बात जब निकल के आई आपका, इसके बाद आपका यहाँ पे मैं कहा था जी, आपका एसेट्स क्या होता है, ना सॉरी माफ कीजिए। फिर मैं आपको लेकर आया कि कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, हमारे रेवेन्यू का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। ये बातें मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दी। मेरे बच्चे आज की क्लास में हम इतनी ही बातें करेंगे, इतनी ही बातें समझेंगे, और मैं आगे की जो बात इसके आगे जो करने वाला हूं, वो अब मैं अगली क्लास में आपको लेकर आऊंगा। लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का लैंग्वेज, अकाउंटिंग जैसे आप हिंदी बोलते हो ना,
इंग्लिश बोलते हो आप, पंजाबी बोलते हो, बहुत सारी भाषा बोलते हो आप। तो उसी तरीके से मेरे बच्चे, उसी तरीके से अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है। ये भी एक बोला, जैसे आप हिंदी में माहिर हो सकते हो, कोई बंदा इंग्लिश में माहिर हो सकता है, मैं अपनी अकाउंटिंग में माहिर हूं, अकाउंटिंग लैंग्वेज मुझे अच्छी तरीके से आता है। तो आप जो हिंदी बोलते हो उसको अकाउंटिंग में कैसे बोला जाता है, आप जो इंग्लिश बोलते हो उसको अकाउंटिंग में कैसे बोला जाता है, वो अगली क्लास में बोलना मैं आपको सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री। मैं आपके बुक में दिए हुए पैटर्न को फॉलो नहीं करूंगा मेरे बच्चे, आपके बुक में दिए हुए पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। जो क्लासेज भी मैं आपको भेजूंगा, जो क्लासेज भी आपके पास जाएंगी, उसमें आपको मेरे द्वारा बताए हुए सीक्वेंस में ही आपको स्टडी करना है अगर आपको टॉप पे पहुंचना है। तो आप ध्यान रखना, सीक्वेंस जो मैं भेजता हूं ना कि इस सीक्वेंस में आपने स्टडी करना, उसी में स्टडी करना है। आपको बस मेरी बात पे विश्वास रखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले कहा हुआ था, आप याद कीजिए, मैंने पहली क्लास में कहा था कि आप मुझे 7-8 क्लास का मौका दो, मैं आपको कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। बिलीव करो, आज कॉन्सेप्ट इतना आपका स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि अगली क्लास से जो मैं आपको लैंग्वेज सिखाऊंगा अकाउंटिंग का, जर्नल एंट्री बनाना, वो आपको मस्त तरीके से समझ में आएगा। मैं 1 करूंगा, आप 10 करके दिखाओगे, मैं प्रूफ करूंगा अगली क्लास में। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। आपको एक आपसे रिक्वेस्ट है, या फिर आप समझो कि आपके लिए आपको एक ऑर्डर है मेरी तरफ से कि अभी तक के जितने सारे कॉन्सेप्ट पहली क्लास से लेकर आज तक आपने स्टडी किया उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे जर्नल एंट्री यानी कि अगली क्लास में बैठने के पहले। तब तक मेरे बच्चे, आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू जी, थैंक यू।